जैसे कि है, हम लोग बादल तो पढ़ लिए थे उसे, लेकिन हम लोग का वीडियो क्या होता बीच में रिकॉर्ड हो गया था, ये रुक गया था, तो इसको ऐड कर देंगे लास्ट में उसको। चलिए, जो सवाल है टाइप्स ऑफ क्लाउड पे बताओ। आइडेंटिफाई करना है कौन टाइप का क्लाउड है ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन कैरेक्टरिस्टिक्स। हाई थिन पफी वाइट क्लाउड्स आइस ऑफ आइस क्रिस्टल दैट्स लुक लाइक रिपल। आइस क्रिस्टल किस में पाया जाता है? बर्फ का टुकड़ा। निम्बस। सीरस में। हाँ, सीरियस। सबसे ऊपर सर्कस में बर्फ का टुकड़ा लेके से याद कराए थे लाइन। दे अपियर बिटवीन इतना से इतना बीच की हाइट में पाया जाता है। वन सीड्स टाइप इज कॉल्ड मार्केल स्काई बिकॉज द क्लाउड रिजेंबल लाइक फिशेज स्केली व्हेन दे आर कलेक्टिंग सनसेटिंग एट ऑफ। बस पहला ही कौन समझ गए ना? तो सीरस कोलम्बस इसी के नाम में आ रहा है। सीरस जिसके नाम में आएगा वही होगा। स्टेटस होगा क्या? नहीं, कोलुमनस, क्योंकि ये भी बोल रहा है। ठीक है ठीक है, चलिए ये बताओ, ये तो हो ही गया। अच्छा बताओ, इसमें ये कौन क्लाउड का टाइप है? दे आर बॉर्न थ्रू कन्वेक्शन। एक ऐसा क्लाउड है जो कन्वेक्शन के थ्रू बनता है, ऊपर नीचे करने से। सब क्लाउड कन्वेक्शन से बनता है। वनली, अच्छा है मेरी, अच्छा है। वनली क्लाउड टाइप दैट कैन प्रोड्यूस हेल थंडर एंड लाइटनिंग। दे आर लार्ज कॉलीफ्लावर शेप टॉवर ऑफ्टन एविल टॉप। कॉलीफ्लावर मतलब कि जैसा कौन लगता है? कॉलीफ्लावर मतलब गोभी के जैसा कौन क्लाउड लगता था? बताओ इसमें से कौन सा होगा? इसमें से तारे बता रहे हैं क्लूमिनस। कुलुमनस, लेकिन सीरी कुलुमनस की कुलुम निम्बस। फिर से पढ़ो इसमें। यहाँ बोल रहा है थंडर लाइटनिंग, तो न्यूलुमनस का भी पहचाना ना कि बरसात होना, तो दोनों को मिला के जो क्लाउड बनेगा क्या होगा? सीरी कुलुमनस। अब ये देखो क्या कुलुमनस सही तो बनता है गोभी जैसा। ये जो बनता है ना ऊपर में, इसी को बोलते हैं एनविल टॉप। सबसे ऊपर में हो गया, क्या बन गया? एनविल टॉप। अब ये हो गया। अब ये एक सवाल है लास्ट बादल का, इसमें मिलाने के लिए आया था इसी बार SI 1799 पोस्ट में मेंस में। अब इसको आया था मिलाने के लिए, कैसे मिलाएंगे? तो देखो देखो इसका देखो, सीरस सीरस के बारे में बताए थे। सीरस सीरस में क्या होता है? सीरस सीरस में क्या होता है बताओ? सीरस सीरस में क्या होता है? सीरस कुलुमना सीरस कुलुमना सीरस सीरस में क्या होता है? सीरियस। जहाँ पे सीरस होगा, हम बताए थे सीरस में, अभी तो पता है बर्फ का टुकड़ा वाला। तो इसमें ढूंढो, बर्फ का टुकड़ा होगा लेकिन बरसात नहीं करेगा। बर्फ का टुकड़ा कहाँ लिखा हुआ है? बर्फीले। तो इसका इसमें मिल जाएगा। ऑल्टो ऑल्टो बोला क्या होगा? ऑल्टो ऑल्टो मध्यम क्लाउड है, उदास है। आमतौर पे इसमें हल्की बारिश होगी, मध्यम। ठीक है, तो ये होगा। बादल छाया रहेगा लेकिन हल्की बारिश होगी। फिर से कुलुमनस कुलुम्बस क्या होगा? कुलुमनस कुलुमनस में तो कुलुमनस बताए थे फूला हुआ टाइप का रहता है, तो फूला हुआ पकड़ा गया इससे। फिर से स्ट्रेटस स्ट्रेटस या स्ट्रेटस निम्बस, ये सब कौन सा क्लाउड है? तो लिक्विड, पानी से बना हुआ। अरे है ना, पानी इसमें रहेगा, बरसात करेगा, ऐसा पकड़ना था। ठीक है, ऐसे पकड़ना था। अब चलिए बरसात बादल खत्म। अब आते हैं कि ये रेडियल ड्रेनेज पैटर्न के बारे में कौन सा बात सही है, पहले बताएंगे। एक चोटी से निकलने वाली सहायक नदी के ढलान का पालन करते हुए नीचे की ओर बहती हुई सभी दिशाओं में नदी। रेडियल ड्रेनेज जिसको कहते हैं ना, माने कोई जगह है ऊंचा, तो इधर से चारों तरफ से नदी निकले, इस ऊंचाई जगह से चारों तरफ से नदी निकले। ठीक है, तो ये बात सही है, इसको बोलते हैं। ये नदी के बहने का पैटर्न होता है, अभी आज सिखाएंगे। रेडियल ड्रेनेज पैटर्न एक अच्छा उदाहरण अमरकंटक पठार है। तो बोल रहा है कि अमरकंटक, याद है ना MP में अमरकंटक प्लेचू, तो वो रेडियल ड्रेनेज का एग्जाम्पल है। हाँ, अमरकंटक से नहीं बहता, सोन नदी बहता है, नर्मदा नदी बहता है, अलग अलग दिशा में बहता है वहाँ से। रेडियल ड्रेनेज का पैटर्न नीलगिरी पहाड़ी पर भी पाया जाता है, ये भी कथन सही है। नीलगिरी पहाड़ी बहुत बार पड़ा है ना साउथ में, तो वहाँ पर नीलगिरी पहाड़ी भी बहुत फेमस है, वहाँ से भी चारों तरफ नदी निकलता है वहाँ से। ठीक है, तो रेडियल ड्रेनेज का एग्जाम्पल है। तो अमरकंटक पठार हो गया। तो ऐसा कौन कौन सा ऐसा जगह है सर जहाँ से चारों तरफ से नदी पानी निकलता है नदी? तो अमरकंटक का पठार, जहाँ से नर्मदा, सोन, जोहिला, ये सब अलग अलग दिशा में नदी निकलेगा। कोई दिशा में निकलेगा, कोई दिशा में, कोई दिशा में। गिरनार हिल्स है गुजरात में, वहाँ से भी चारों दिशा में निकलता है। हजारीबाग पठार है रांची में, झारखंड में। नहीं है, एक स्वर्णरेखा नदी है, एक उत्तरी कोयल है, एक दक्षिणी कोयल, याद है पढ़ाए थे। फिर ऐसे निकलता है
तो हजारीबाग पठार से भी निकलता है, फिर से मिर्की पहाड़ है वहाँ से भी निकलता है, फिर से आपको नीलगिरी पहाड़ है वहाँ से भी निकलता है। तो ये सब रेडियल ड्रेनेज पैटर्न है। ऐसे ऐसे ड्रेनेज पैटर्न कितने तरीके का होता है? 4 तरीके का होता है। देखो कैसे, ये है पैटर्न, समझो कैसे। ये जो पैटर्न होता है रिवर का, इसको बोलते हैं डेंड्रेटिक ड्रेनेज पैटर्न। कौन बोलते हैं, क्या पैटर्न बोलते हैं? इस देखो, मतलब एक रिवर है, ये मेन रिवर है। अब इसी से थोड़ा रिवर एक इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, फिर इसी से थोड़ा एक रिवर निकलेगा, फिर इससे भी निकलने लगेगा, मतलब वृक्ष जैसा। तो ये जो पैटर्न का रिवर बनेगा इसको क्या बोलेंगे? डेंड्रेटिक ड्रेनेज पैटर्न। ठीक है। फिर से पैरेलल ड्रेनेज पैटर्न। पैरेलल ड्रेनेज पैटर्न में क्या होता है, एक नदी है, फिर इसके बगल से एक नदी बहेगा, फिर इसके बगल से एक नदी बहेगा, फिर इसके नदल से नदी बहेगा, है ना। और फिर से टेरिल्स ड्रेनेज पैटर्न क्या होता है? टेरिल्स ड्रेनेज पैटर्न में क्या होता है सर? तो यहाँ पे क्या है कि एक नदी सीधा आते रहेगा, है ना, उधर से एक नदी 90 डिग्री पे आके मिल जाएगा, कोई नदी इसमें, फिर कोई एक नदी इधर से आएगा वो 90 डिग्री पे मिल जाएगा, फिर कोई नदी उधर से आएगा वो 90 डिग्री पे मिल जाएगा, फिर कोई नदी इधर से आएगा वो 90 डिग्री पे मिल जाएगा। उसको कहते हैं टेरिल्स पैटर्न। एक रेक्टेंगुलर पैटर्न भी होता है, समझ में आ गया, ऐसे ऐसे नदी का मिलना। ये कौन पैटर्न है तुम बता दो? ऊंचा जगह है, चारों जगह से पानी निकले, इसको क्या बोलेंगे? रेडियल ड्रेनेज पैटर्न। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कोई बीच में नीचा जगह हो जिसमें चारों जगह से नदी आता हो, तो उसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल ड्रेनेज पैटर्न। ड्रेनेज पैटर्न में ड्रेनेज सिस्टम पढ़ते आ रहे बचपन से, तो नदी का पैटर्न समझते हैं कैसे कैसे नदी बहता है। ठीक है, तो हम लोग 4 पैटर्न देखें, डेंड्रेटिक, टेरिल्स, रेडियल, सेंट्रीपिटल। मेनली यही है 4 पैटर्न, और सब भी है लेकिन मेनली यही है। डेंड्रेटिक में क्या होता था? ब्रांच, ट्री का ब्रांच जैसा दिखता था, गुच्छा। टेरिल्स में क्या होता था कि 90 डिग्री पे जाके नदी ज्वाइन करता था, याद है ना, टेरिल्स पे। रेडियल में क्या होता था कि एक बीच में से नदी ओरिजिनेट होगा अलग अलग जगह पे। सेंट्रीपिटल में क्या होगा कि जो ड्रेनेज है, ड्रेनेज देयर वाटर इनटू सेंट्रल लेक और डिस्प्रेशन। क्यों खोज रहे थे? अरे भाई नींबू, यहाँ पे देखो सेंट्रीपिटल में क्या होता है कि सारा रिवर है ना सेंटर की ओर आके इसमें मिल जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो डेंड्रेटिक पैटर्न क्या होता है, इसको बोलते हैं वृक्ष जैसा पैटर्न होता है। अब भारत में जो जितना बड़ा बड़ा फेमस नदी है ना, वो सब डेंड्रेटिक पैटर्न में ही बहता है। जैसे तुमको ये देखो, ब्रह्मपुत्रा हो गया, गंगा हो गया, सिंधु हो गया, मतलब नहीं देखता, गंगा है तो इधर से कोई नदी आके इसमें मिल जा रहा है, कोई इधर से मिल जा रहा है, कोई इधर से मिल जा रहा है, कोई इधर से मिल जा रहा है, तो सब उसी तरीके से बहता है। गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्रा किसका एग्जाम्पल है? डेंड्रेटिक पैटर्न, वृक्ष वाला। ऐसे याद रखो। नीचे का जो फेमस नदी है, गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है, इस सब में से भी बताए थे ना, कावेरी सबसे फेमस है, गोदावरी भी फेमस है, कृष्णा भी। तो ये सब भी डेंड्रेटिक पैटर्न का। अब कुछ बीच में का नदी जैसे नर्मदा, सोन, महानदी, तो ये सब डेंड्रेटिक पैटर्न का नदी नहीं। अभी हम बताए हैं सोन, नर्मदा, महानदी, अमरकंटक से निकलता है ये सब, तो रेडियल पैटर्न का नदी है। ये सब नहीं मार के आ जाना, ठीक है, ये सब रेडियल पैटर्न का है। ठीक है, पैटर्न याद करना है, किस टाइप है उसका एग्जाम्पल याद करना है। टेरिल्स पैटर्न क्या होता है कि जब नदी है वो 90 डिग्री पे कट करेगा। क्या होता है? नदी है 90 डिग्री पे कट करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो टेरिल्स पैटर्न में क्या होता है कि टेरिल्स पैटर्न में क्या होता है कि रिवर में क्या होता है, इसका एग्जाम्पल याद करना है। कौन सा होता है इसका एग्जाम्पल? तो हिमालय का जितना अपर हिमालय में नदी बहता है ना, जैसे अपर हिमालय का नदी हो गया, या फिर छोटा नागपुर पठार वाला। अरे आप तो बताएं ऐसे रेडियल पैटर्न है छोटा नागपुर पठार, लेकिन उसमें का भी कुछ नदी है वो टेरिल्स पैटर्न में भी बहता है। ठीक है, ऐसे याद कर सकते हो। छोटा सा 90 डिग्री का कट लगा है, छोटा सा 90 डिग्री का कट लगा है, तो छोटा नागपुर पे कौन सा पैटर्न? कट लगा है 90 डिग्री, मतलब कौन पैटर्न? टेरिल्स। फिर से पैरेलल पैटर्न भी होता है, बताए थे ना, ऐसे बहता है, एक नदी बह रहा है, इसके बगल में बह गया। तो जितना भी वेस्टर्न घाट का नदी है ना, वेस्टर्न घाट का नदी क्या है? एक ईस्टर्न घाट इसको बोलते हैं, वेस्टर्न घाट इसको बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, कुछ जो नदी होता है वो जो है ऐसे होता है, मतलब यहाँ ये क्या पर्वत है यहाँ पे भारत में, तो इधर से निकलता है, अरेबियन सी में गिरता है। तो अरेबियन सी में आज बढ़ाएंगे कि अरेबियन सी में कौन कौन सा नदी गिरता है। जैसे एक दिन पता था शरावती नदी, लूनी नदी, हाँ, तो ये सब जो है ना वेस्टर्न घाट से जो शुरू होता है अरेबियन सी में गिरता है। ठीक है, ये सब आप बताएं। फिर से सेंट्रीपिटल नदी, सेंट्रीपिटल पैटर्न में क्या होता है बताओ, कि बीच में आके नदी का पानी गिर जाता है। इसका सबसे फेमस एग्जांपल है मणिपुर में, एक पता है लोकटक लेक, सब झूलता हुआ लेक है, लोग टक टक देखते रहता है मणि को, इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है।
रेक्टेंगुलर पैटर्न का एग्जांपल कौन सा है? रेक्टेंगुलर पैटर्न में क्या होता है कि एक नदी जा रहा, एक नदी बीच में ही से आ गया, ये रेक्टेंगुलर हो गया। तो विंध्यन, जो विंध्यन है ना, विंध्यन विंध्यन पर्वत है, ये सुना है? माँ विंध्यवासिनी नाम सुना होगा, वहीं पे विंध्याचल में है। तो वहाँ उनका मंदिर भी देखना आयताकार से काम तक गए हुए भी हैं। तो वहाँ से जो नदी सब निकलता है ना, वो रेक्टेंगुलर पैटर्न का है। तो कौन किस पैटर्न का है वो समझ में आया? ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। चलिए अब हम सवाल बताते हैं। अब यहाँ पे बताना है तुमको, ड्रेनेज पैटर्न इन विच रिवर ट्यूबिटरी ज्वाइंस द रिवर एट राइट एंगल। राइट एंगल डिग्री पे कट हो जाता है ट्रेलिस। इसके एग्जाम्पल कौन है? छोटा नाग। छोटा, क्योंकि छोटा कट लगाए 90 डिग्री का, याद हो गया। फिर आपको इसमें से सही स्टेटमेंट चुनना है। विद द रेफरेंस, रेफरेंस मतलब क्या बताएं? संदर्भ में, उसके संदर्भ में, टू द ड्रेनेज पैटर्न के संदर्भ में इंडिया में कौन सा स्टेटमेंट क्या है सही है? द ड्रेनेज पैटर्न दैट रिजेंबल द ब्रांचेज ऑफ ए ट्री इज ऑल्सो नोन एज द डेंड्रेटिक ड्रेनेज पैटर्न एंड इट इज कॉमनली फाउंड इन द रिवर ऑफ द नॉर्थर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया। जो ड्रेनेज पैटर्न है, रिजेंबल मतलब बताए थे, एक शब्द लिखाए थे, बता देते बड़ी भड़ाक मारेंगे, मिलता जुलता, वर्ड मीनिंग नहीं लिखाया था बहुत पहले, सॉरी। तो वो ब्रांचेस ऑफ ट्री के जैसा नहीं होता है, डेंड्रेटिक का ब्रांचेस ऑफ ट्री के जैसा फाउंड होता है, और वो कॉमनली इंडिया के जो फेमस नदी उसमें पाया जाता है, नॉर्थ इंडिया के अधिकांश नदी में पाया जाता है। तो इसका एग्जांपल बताओ तो। गंगा, ब्रह्मपुत्र, हाँ उसी का सहायक हो गया, यमुना, सिंधु, और नीचे में कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, नर्मदा, सोनवी नहीं, ये रेडियल, हाँ रेडियल का है। When river originate from a hill and flow outward in all direction, the drainage pattern is called radial pattern। सही है। आउटवर्ड मतलब बाहर की ओर, all direction में बहे तो उसको रेडियल पैटर्न बोलेंगे। सही तो है। ये कहाँ मिलता है? इसके एग्जाम्पल कहाँ पर है? अमरकंटक हिल्स कौन कौन सा है? जैसे नर्मदा निकलता है, सोन निकलता है यहाँ से। और कौन है रेडियल पैटर्न के एग्जाम्पल? क्वेश्चन में भी पढ़े थे, नीलगिरी हिल्स, छोटा नागपुर प्लेचू का भी है। अरे उत्तरी कोयल, दक्षिणी कोयल ऐसे निकलता है छोटा नागपुर तो दोनों पे होता है, बताए थे ना, दोनों में होता है। और नीलगिरी हिल्स और मिकरी हिल्स, गिरनार हिल्स, ठीक है, गिर हिल्स। बोलो घुसा दिमाग में? तो दोनों स्टेटमेंट सही। अब थोड़ा थोड़ा इंग्लिश इतना बड़ा बड़ा पढ़ने में सहज महसूस हो रहा होगा। तुमको बताना विच टाइप ऑफ पैटर्न द गंगा रिवर सिस्टम फॉर्म्स। गंगा रिवर सिस्टम कौन सा पैटर्न फॉर्म करता है? रेक्टेंगुलर कौन करता है? बताए थे, उनका मंदिर भी रेक्टेंगुलर टाइप में आयताकार, माँ विंध्यवासिनी मतलब विंध्याचल पर्वत के आसपास जो नदी है। रेडियल नहीं, डेंड्रेटिक, इसी में तो सब फेमस नदी सब है डेंड्रेटिक में। टेरिल्स का एग्जांपल बता तो। 90 डिग्री पे कहाँ पर है? 90 डिग्री छोटा कट लगाते हैं, छोटा नागपुर प्लेचू। पानी दे। काहे ला बंद करो, अभी खोलबे कर ली, चलो जाओ तो। फिर यहाँ पे कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द स्टेट स्पेसिफिक स्ट्रेटजीज फॉर द पॉवर्टी रिडक्शन इन इंडिया डिस्क्राइब एज द रीजनल डाटा। भारत में अलग अलग स्टेट ने अपने हिसाब से अलग अलग तरीके से गरीबी कम किया था। जरूरी थोड़ी कि हर एक स्टेट एक ही तरीके से गरीबी कम करे। जहाँ पे शिक्षा का कमी होगा शिक्षा का बात करेगा। तो पंजाब एंड हरियाणा मैनेज टू रिड्यूस द रूरल पॉवर्टी लेवल्स प्राइमरी बाय द प्रायोरिटाइजिंग द स्ट्रक्चर चेंज इन द ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड टेक्नोलॉजिकल स्कूल। पंजाब एंड हरियाणा मैनेज टू रिड्यूस रूरल पॉवर्टी, रूरल मतलब ग्रामीण गरीबी को कैसे कम किया? तो वो चेंजेस किया ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में, आदमी को विकसित करने का कोशिश किया वो लोग कि कैसे आदमी को स्किल बनाया जाए। टेक्निकल स्कूलिंग करके स्कूल में कंप्यूटर का संख्या बढ़ाया। चंडीगढ़ सब जाओगे वहाँ पे स्कूल, सॉरी पंजाबी सब में, तो वहाँ पे स्कूल में कंप्यूटर ये सब बहुत है। तो उस तरीके से समझ में आया ना किस तरीके से किया। फिर है यहाँ पे द ग्रीन रेवोल्यूशन, याद है ग्रीन रेवोल्यूशन पढ़ाए थे, हरित क्रांति इन द नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया डायरेक्टली एक्सपैंड द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इन नॉन फार्मिंग सेक्टर विच सर्व द कॉमन सेंस फॉर रेजिंग रूरल इनकम। ग्रीन रेवोल्यूशन क्या किया? रूरल इनकम मतलब ग्रामीण लोगों का आबादी बढ़ाया ना,
वहाँ पे सिंचाई होने लगा। ठीक है, ये भी सही है। उसके बाद जो है तीसरा, वेस्ट बंगाल अचीव सिग्निफिकेंट ब्रेक थ्रू इन पॉवर्टी मिटिगेशन बाय डेवलपिंग एग्रीगियन इंस्टीट्यूट चेंजेस थ्रू लैंड रिफॉर्म मेजर। वेस्ट बंगाल में क्या कर रहा है? वेस्ट बंगाल मतलब बिहार आसपास, यहाँ पे ज़मीन लेके कितना विवाद होता है। तो यहाँ पे ज़मीन में सुधार करके, जिसको ज़्यादा ज़मीन है वो गरीबों में बांट करके इस तरीके से सुधार करके गरीबों को दिया। ठीक है, तो कौन सा स्टेटमेंट सही है? अरे यार ये सॉरी, कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है? केवल 3 सही है, ये गलत है। मतलब इंग्लिश लिखा हुआ सही है, मतलब स्टेटमेंट क्या गलत है? कैसे कौन कम किया? तो पंजाब हरियाणा किस पे फोकस किया था? टेक्निकल चीज़ पे फोकस नहीं किया था। ऐसे भी हम लोग जानते हैं पंजाबी लोग बहुत खेती बाड़ी में आके रहता है, तो उससे किया था हरियाणवी लोग। केरला में याद है ना, भारत में पढ़ा लिखा लोग कहाँ होता है? केरला में होता है, तो वो ना फोकस करेगा ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पे। भगा दिया, हम भी भाग गए। ठीक है, वेस्ट बंगाल में लैंड रिफॉर्म हुआ था, बताए थे। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु कैसे किया? तो पीडीएस सिस्टम चालू करके, राशन व्यवस्था चालू करके, जो गरीब लोग हैं उसको अनाज देना सस्ता रेट में। ठीक है, गरीब लोग को ज़मीन भी तो दे रहा था। जब ज़मीन भी दे रहा था, कहाँ? बिहार वगैरह में। ठीक है, कौन सा स्टेट कैसे कर रहा गरीबी, ये याद रखना है। ठीक है, तो फंसा दिया था क्वेश्चन। सब ये भी पूछा। अब ये देखो, ये क्षेत्र दिया हुआ है, एक चीज़ बता रहे हैं, देखो। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो क्षेत्र दिया है, ये विशेषता दिया है, मतलब यहाँ पे कोई क्षेत्र है, इसका विशेषता दिया है। बोल रहा है अत्यधिक सूखा प्रभावित क्षेत्र कौन होगा, जहाँ पे सूखा बहुत पड़ता रहे। फिर गंभीर सूखा क्षेत्र कौन है? मंद सूखा क्षेत्र कौन सा है भारत में? मंद मतलब हल्का सूखा, हल्का पानी वाला। सूखा मुक्त मतलब जहाँ पे पानी का कमी है ही नहीं। तो बताओ, तुमको तट जो होता है बताए थे, तट या घाट बताए थे ना, एक वेस्टर्न घाट एक ईस्टर्न घाट है। यहाँ कभी सूखा हो सकता है क्योंकि दोनों तरफ तो सी ही है। तो ये सूखा मुक्त क्षेत्र हो गया कि नहीं हो गया? इसमें हो गया। और जो सूखा कई सब प्रकार, अत्यधिक सूखा, गंभीर सूखा, मंद सूखा, इसको हम बताते हैं। तो देखो, अत्यधिक सूखा जो है ना, सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? सबसे ज़्यादा सूखा, अत्यधिक सूखा वो है, तुमको अरावली पर्वत बताए थे एक बार। अरावली पर्वत राजस्थान में है। यहाँ से आता है मानसून, यहाँ पे बरसात कर देता है ऐसे हवा आके, लेकिन इस साइड क्या हो जाता है? सूखा रहता है। थार डेजर्ट पढ़ते हैं ना बुक में, तो कितना सूखा जगह है डेजर्ट है राजस्थान में, तो यही वाला क्षेत्र रहता है। अत्यधिक सूखा क्षेत्र कौन होगा? अरावली का पश्चिमी क्षेत्र। पश्चिमी क्षेत्र अरावली का पश्चिमी क्षेत्र, अरावली पहाड़ियों का पूर्वी नहीं, पश्चिमी क्षेत्र, अरावली पहाड़ियों का पश्चिमी क्षेत्र। ठीक है, गंभीर सूखा कहाँ पे होगा? तो महाराष्ट्र का पूर्वी भाग। महाराष्ट्र में भी कुछ कुछ जगह है उसका पूर्वी भाग, वहाँ पे गंभीर सूखा है। मंद सूखा मतलब हल्का सूखा, हल्का पानी। तो कोयम्बटूर है, साउथ में है जगह, वहाँ पे है। तो इसको कैसे याद रखेंगे? मंद सूखा कोयम्बटूर में। तो तुम्हारे मन मंद क्यों है? मंद नहीं बोलते हैं, अरे मंद बुद्धि है क्या? मतलब बोलती नहीं है, तुम नहीं है, बिहार है। तो कोयम्बटूर। ठीक है, ये सब है। अच्छा, यहाँ पे देखो, सियाचिन ग्लेशियर का नाम सुना है कभी? दुनिया का सबसे ऊंचा ग्लेशियर पे जहाँ पे लड़ाई होता है, यहाँ पे हमारा इंडियन फौज रहता है और चाइना का फौज रहता है, इस दोनों के बीच लड़ाई होता है। तो ये कौन सा पर्वत का हिस्सा है? तुम पढ़ा अभी तक, काराकोरम रेंज, पीर पंजाल रेंज, या से जम्मू कश्मीर जास्कर रेंज पर ये ले लिए, पीर पंजाल रेंज। ठीक है ना, धौलाधर पर्वत। ठीक है ना, ये सब इसमें से कौन होगा? काराकोरम सुना है ना। ये सियाचिन ग्लेशियर, ये सब इसी का भाग है। सियाचिन, बाल्टोरो, हिस्पर, ये सब इसी का भाग है। फिर है, निम्नलिखित में से किस राज्य की राजधानी ईटानगर है? ये तो तुम बता सकता है, ईटानगर तुम बताओ। देश रुके हुए हम। ईटानगर किसका है? कैसे याद कर सकते हो? अरुण ईटा तोड़ता है। ऐसे भी मेघालय का कौन है? मेघालय, मणिपुर। मणिपुर का कौन है? फिर मिजोरम का कौन है? मेघालय का सिक्किम। शिलोंग। मणिपुर का इम्फाल। मिजोरम का मिजोरम का
क्या है, नहीं भूल गया पता। ना? चलो बता रहे हैं यहाँ पे, ये लिखे हुए थे वहाँ। मिजोरम का क्या है? आइजोल। बहुत अजीब नाम है आइजोल, हाँ, सुनने को याद नहीं नहीं मिलता है। होता। ये फंस गया ना, मिजोरम का आइजोल। तो कैसे याद रखोगे, कैसे याद रखोगे कि आइजोल से ऐसा लग रहा है कि काजोल लिखा हुआ है, तो मिजोरम मज़ा आ गया काजोल, मिजोरम मज़ा आ गया काजोल। अगरतला किसका है? अगरतला त्रिपुरा का। त्रिपुरा नहीं अगरतला। याद आया? पूरा पूरा ताला लगाओ इसमें, अगर ताला लगाना ही है तो पूरा पूरा ताला लगाओ, ठीक है? तो ये हो गया, याद हुआ? केरला का त्रिवंतपुरम है हाँ। ना? फिर है यहाँ पे 2011 से 24 के बीच परिवहन और संचार। परिवहन मतलब क्या होता है? ट्रांसपोर्ट। संचार मतलब क्या होता है? इंग्लिश, बातचीत करना, कम्युनिकेशन। इस सेक्टर में सबसे ज़्यादा वृद्धि दर्ज करने वाला स्टेट कौन था? तो सबसे ज़्यादा जो वृद्धि दर्ज किया था वो था बिहार। अभी हाल फिलहाल में ट्रांसपोर्ट देख रहे हो बिहार में कितना कनेक्टिविटी बढ़ गया गांव गांव में। सेकंड नंबर पे था तुमको कर्नाटक, थर्ड नंबर में उत्तर प्रदेश, ठीक है? तो तीसरा सबसे पूछ रहा है, ठीक है? फर्स्ट में था ये तो बता ही दिए। अच्छा, ये ब्रह्मपुत्र रिवर के बारे में बता रहा है कि कौन सा जो है सही नहीं है। यह अरुणाचल प्रदेश में ओरिजिनेट होता है, ये कथन सही कि गलत? ब्रह्मपुत्र नदी सर ओरिजिनेट नहीं होता है, यहाँ से फ्लो होता है। फ्लो मतलब क्या होना? बहना। बहता है वहाँ से। ओरिजिनेट तो होता है तिब्बत से ना, सांगो खवान अभी बताए थे शेरमुख कुछ ही दिन पहले, तो ये यही स्टेटमेंट गलत है। तुमको लगेगा ये सही है। ओरिजिनेट होना अलग बात है, बहना अलग बात है। घर तुम्हारा कहीं और है लेकिन चलती तो सब रास्ते में तो तुम्हारा घर हो जाएगा। यह सिंधु नदी से थोड़ा लंबा है। सिंधु नदी है ना, सिंधु रिवर, उससे बड़ा है ब्रह्मपुत्र, उससे बड़ा है ब्रह्मपुत्र। एक दिन पूछ भी रही थी ना, सिंधु बड़ा है कि ब्रह्मपुत्र? तो सिंधु पाजी बड़ा है ब्रह्मपुत्र से, थोड़ा सा लंबा है। नामचा बरबा है अरुणाचल प्रदेश में, यहाँ पे यू टर्न लेता है यहाँ से, बताए थे ना। मैप तुमको बोलिए, मैप नहीं चिपका है अभी तक घर पे? दिवांग एवं लोहित चिपकाई इसकी नहीं सहायक लेकिन नहीं। है मैं। तो क्यों नहीं चिपकाया? मैप बोले थे ना देखने के लिए। तो कैलाश पर्वत है ना जहाँ पे शंकर जी है, कैलाश पर्वत श्रेणी, वहाँ पे मानसरोवर लेक है। उसी के बाद चेमा यूडिंग ग्लेशियर है, चेमा यूडिंग, वहीं से निकलता है ब्रह्मपुत्र, ठीक है? वहीं से निकलता है पूर्व दिशा में चेमा यूडिंग। कौन ग्लेशियर से निकलता है? चेमा यूडिंग ग्लेशियर, याद रहेगा। अच्छा, यहाँ पे एक है ये क्वेश्चन पूछा, बहुत अच्छा, 1799 अभी हाल फिलहाल। छात्रों का एक समूह है तुम्हारे क्लास में, वो लोगों को दिल्ली में है वाटर पॉल्यूशन होता है, जल प्रदूषण, वाटर में पॉल्यूशन, उसका लेवल चेक करने के लिए तुम लोग को रिसर्च का काम दिया गया, ठीक है, छात्र लोग को। तो जल गुणवत्ता, वही वाटर के क्वालिटी कैसा है, इसका जानकारी प्राप्त करने के लिए छात्र किस संस्था के पास जाओगे? तुमको दिया गया कि दिल्ली का पानी चेक करके बताओ, तो तुम कौन से संस्था के पास जाओगे? दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति डीपीसीसी, या भारतीय पर्यावरण अनुसंधान परिषद, या राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, किसके पास जाओगे? तुम छात्र हो तो अरे दिल्ली के पास जाएंगे। दिल्ली का कर रहे हो ना, तो दिल्ली वाला के पास जाएंगे। पूरे भारत के लेवल पे करते तब ना केंद्रीय में जाते हैं। तो दिल्ली में ना प्रदूषण चेक कर रहे हो तो दिल्ली वाला में जाएंगे, तो यही होगा। थोड़ा घुमा के दिया। अब ये सब है क्या क्या बता रहे हैं, तो देखो दिल्ली क्या है, ये वो संस्था है दिल्ली प्रदूषण समिति जो मेनली दिल्ली के बारे में ही चेक करता है कि दिल्ली का एयर कैसा है, दिल्ली में हवा कैसा है, पानी कैसा है, उसके बारे में। तो वो छात्र कहाँ जाएगा? दिल्ली वाले में। अब उसके बाद सर और ऑप्शन है, वो क्या क्या दिया हुआ है, तो भारतीय पर्यावरण अनुसंधान परिषद, इंडियन काउंसिल रिसर्च इन्वायरमेंट रिसर्च, ICER, भारतीय पर्यावरण अनुसंधान। पर्यावरण का मतलब क्या होता है? इन्वायरमेंट, हम लोग के आसपास है। अनुसंधान का मतलब क्या होता है? रिसर्च करना, ठीक है। तो ये एक सामान्य नाम है। इसका मेन काम क्या है? स्थानीय और वास्तविक समय में प्रदूषण डेटा का सीधे प्रबंधित नहीं करता। ये मतलब है कि तुम कहीं से ले जाएगा जल, तुम कहेगा कि बताइए इसमें प्रदूषण है कि नहीं, इसका ये काम नहीं है, ये दूसरा काम करता है। फिर है राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी, नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी,
नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी। यह एजेंसी का मुख्य काम क्या है कि जितना भी हमारे देश में जो वाटर रिसोर्सेज है, वाटर रिसोर्स में कौन कौन आता है, झील, वाटरफॉल, रिवर, नाला का पानी, ये सभी नदियों को आपस में जो जोड़ा जा रहा है और जो सिंचाई परियोजना चल रहा है, इरिगेशन प्रोजेक्ट, उस पर काम करता है, ना कि प्रदूषण का लेवल देखता है। अरे राष्ट्रीय जल विकास परिषद क्या करेगा, सिंचाई परियोजना ना देखेगा, कहाँ पे नदी रुक गया है, सूख गया है, वो देखेगा ना, प्रदूषण का इसका चेक करना काम नहीं है, ठीक है ना, पॉल्यूशन का। इसका स्थापना हुआ था 1982 में। क्या, कब स्थापना हुआ था? 82 को हिंदी में क्या बोलते हैं, 82। तो 82 से विकास करता है जल का, रुका हुआ जल का विकास करता है, ठीक है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, CPCB, ये है 1974 में बनाया गया। इसका स्थापना कब हुआ? 1974 में। ये क्या करता है, पूरे देश के स्तर पे प्रदूषण नियंत्रण और संबंधी नीति मानक तय करता है, ठीक है। हम बताएं ना, मैं एक ही चीज़ बोलेंगे, पूछेंगे अब तुमसे लास्ट कि राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी जो है, क्या ये वाटर पोल्यूशन चेक करता है? नहीं। वो तो रिवर सिंचाई परियोजना, जोरो जल संसाधन है, उसका विकास कैसे हुआ ना देखता है, प्रदूषण का स्तर नहीं नापता है। इसका स्थापना कब हुआ था? 82 से विकास करी किया 1982 में, ठीक है। अब है यहाँ पे ये पढ़ो, इल्मेनाइट एंड रूटाइल abundantly available in a certain coastal tracts of India are rich source of which of the following? अब तुमको इल्मेनाइट एक रूटाइल, ये मिनरल्स है, जमीन के नीचे पाया जाता है मिनरल्स, ठीक है। जैसे एक मिनरल्स का नाम तुम बता दो, गोल्ड, ये सब क्या खनिज है ना, कोयला। ये abundantly available इन अ सर्टेन कोस्टल ट्रैक, abundantly मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल है, कहाँ पे? कोस्टल ट्रैक। अभी तो कोस्ट कितना पड़ा है, ईस्ट कोस्ट, वेस्ट कोस्ट, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट ऑफ इंडिया आर रिच सोर्सेस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब ये जो इल्मेनाइट और रूटेलाइल तुमको पाया जाता है, कल अभी पूछा भी था एग्जाम में, तो वो क्या चीज़ से निकलता है, क्या चीज़ से निकलता है? अल्मुनियम से निकालते हैं क्या इसको, कि कॉपर से निकालते हैं, कि आयरन से, कि टाइटेनियम से? चलिए अब हम आपको पढ़ाते हैं कि क्या चीज़ निकालते हैं। अल्मुनियम से याद है, ये बॉक्साइट को निकाल रहे थे बहुत पहले। चलो कोई बात नहीं, ये है तुम्हारे बुक का चीज़। टूथपेस्ट जानते हो? टूथपेस्ट, अच्छा तुम्हारे दांत में कैविटी हो जाए ना, तो फ्लोराइड नाम के मिनरल से भरता है। कैविटी हो जाए तो फ्लोराइड नाम का मिनरल्स दांत में डाल देंगे, ठीक हो जाएगा। बहुत सारे जो टूथपेस्ट होता है ना, वो बना रहता है टाइटेनियम का। क्या चीज़ से बना रहता है? टाइटेनियम के ऑक्साइड। टूथपेस्ट क्या चीज़ से बना रहता है? टाइटेनियम के ऑक्साइड से। टाइटेनियम भी क्या है? मिनरल्स है। और ये जो टाइटेनियम है, वो पता है क्या चीज़ से बना रहता है? वो जो हमारा टूथपेस्ट बनता है टाइटेनियम, वो बनता है टाइटेनियम मिनरल्स कॉल्स फ्रॉम रूटाइल, इल्मेनाइट एंड अनाटेस। तो ये पूछ सकता है रूटाइल, इल्मेनाइट, ये मतलब कौन सा ऑप्शन सही होगा? टाइटेनियम, एनाटेस। द स्पार्कल इन सम टूथपेस्ट कम्स फ्रॉम द माइका। अभी तुम्हारा साफ करने का काम कौन कर रहा है? टाइटेनियम। टाइटेनियम क्या चीज़ से मिल रहा है? रूटाइल से, इल्मेनाइट से और अनाटेस। ये तो साफ कर रहा है, लेकिन तुम्हारा दांत चमकता भी है ब्रश करने के बाद। तो माइका होता है ना, माइका, उसके कारण उसमें मिला रहता है माइका, अभ्रक जिसको बोलते हैं माइका, वो से उसके कारण चमकता है माइका। ये भी मिनरल्स है। द टूथ ब्रश एंड द ट्यूब कंटेनिंग द पेस्ट आर मेड अप ऑफ प्लास्टिक फ्रॉम द पेट्रोलियम। ठीक है, ये सब समझ में आ गया मिनरल्स कौन कैसे हैं। तो चमकता किसके कारण है? माइका के कारण। और साफ क्या चीज़ के कारण होता है? उस टाइटेनियम के कारण। अब टाइटेनियम से क्या क्या निकलता है? इल्मेनाइट, रूटाइल, एक अनाटेस है, यही भारतीय कोष पे मिलता है। तो यही से कंपनी ले आता है, आज टूथपेस्ट में क्या करता है? भर देगा। बोलो, ठीक है। अब ये है, बोल रहा है, अब ये तो एकदम सिंपल है ये। अब यहाँ से देखो, इंडिया हैज़ मोर एरेबल एरिया देन चाइना। मतलब कि इंडिया के पास जो सिंचाई करने वाला होता है, सिंचाई क्षेत्र किसको करते हैं? जहाँ पे फसल उगाएंगे, वो ज़्यादा क्षेत्र है। यस, बिल्कुल ज़्यादा क्षेत्र है। द प्रोपोर्शन ऑफ इरीगेटेड एरिया इज़ मोर इन इंडिया एज कम्पेयर टू चाइना। अब जो वो इरीगेटेड क्षेत्र इंडिया के पास क्या है? ज़्यादा है। द एवरेज प्रोडक्टिविटी पर हेक्टेयर इन इंडिया एग्रीकल्चर इज़ हायर दैन इन चाइना। अब जो प्रोडक्शन होता है इंडिया में ज़्यादा होता है कि चाइना में?
बताओ, अब इसमें हमको डाउट लग रहा है। एक सेकेंड, कौन सा स्टेटमेंट सही है? ये भले तुम्हारे पास, इंडिया के पास जो है एग्रीकल्चर क्षेत्र ज़्यादा है, इरिगेशन भी इंडिया में ज़्यादा होता है, लेकिन प्रोडक्शन कहाँ पे होता है ज़्यादा? चाइना। चाइना में प्रोडक्शन होता है। ठीक है, एवरेज प्रोडक्शन किसका ज़्यादा है? चाइना। लेकिन वहाँ पे क्या बोल रहा था स्टेटमेंट में? एवरेज प्रोडक्शन इन इंडिया एग्रीकल्चर इज हायर देन चाइना, इन चाइना एग्रीकल्चर इज हायर देन इंडिया। ये होगा। ठीक है, अब है तुमको ये तो इधर गया। अब इसका जो भी एक बता रहे हैं, अब ये देखो, हम एक बार बताए थे बिहार दिवस कब मनाया जाता है? बिहार दिवस बताओ, बिहार दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? 22 मार्च। ये बताए थे। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि उस समय हम लोग बंगाल प्रेसिडेंसी है ना, कलकत्ता प्रेसिडेंसी नहीं, कलकत्ता तो बस सही नाम है, बंगाल प्रेसिडेंसी से बिहार अलग हुआ था। कब? 1912 में, 11 में। हम लोग बिहार 1912 में अलग हुए थे। ठीक है, याद रहेगा? याद कराए थे नहीं एक बार कि 22 मार्च 1912 को क्या हुआ था कि बिहार को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग कर दिया गया, मतलब बंगाल से अलग करके बिहार को एक नया राज्य बनाया गया। इसी को याद करने के लिए 22 मार्च को हर एक दिन बिहार दिवस मनाते हैं। ठीक है, लेकिन ऑफिशियली तौर पे बहुत बढ़िया से बनाना कब शुरू हुआ था? तो 2010 से, कि बस अब हमको बिहार दिवस मनाना है। कलकत्ता प्रेसिडेंसी नहीं, बंगाल प्रेसिडेंसी। अच्छा ये देखो, ये एक कमरा है तुम्हारे पास, ठीक है, जिसमें लेंथ दिया हुआ है 1 मीटर, चौड़ाई दिया हुआ है 6 मीटर, हाइट दिया है 6 मीटर। तो बोल रहा है अच्छा इस रूम में सबसे लंबा खंबा कैसे रखोगी? ऐसे? ऐसे? कैसे रखेगी? था हाँ ऐसे। नहीं, ऐसे। रूम है, सबसे लंबा खंबा कैसे रखाएगा? देखो सोच के, तिरछा करके। तो वही सबसे लंबा खंबा की ऊंचाई कैसे निकालते हैं? तो ऐसे निकालते हैं। याद कराए थे, √H² प्लस L² प्लस B²। ठीक है, समझ में आ गया? ऐसे निकालते हैं लंबा खंबा की। तो हो गया, इसको बाद में सॉल्व करेंगे। अब ये देखो, को ऑक्साइड होता है ना, ऑक्साइड पढ़ते आ रहे हैं, ऑक्साइड पढ़ते आ रहे हैं। सवाल पूछता है खूब कि कुछ ऑक्साइड होता है ना, ऑक्साइड किसको बोलते हैं? जो किसी मेटल के साथ लगा रहा है, नॉन मेटल के साथ लगा रहा है। मेटल नॉन मेटल क्लियर है ना, उसको ऑक्साइड बोलते हैं। जहाँ पे ओ लग गया, ऑक्सीजन जिसके साथ लग गया वो ऑक्साइड हो गया सर। तो कुछ ऑक्साइड जो होता है वो वाटर में घुलनशील होते हैं, मतलब कि घुल जाते हैं, और कुछ ऑक्साइड होते हैं जो वाटर में घुलता नहीं है। तब पता कैसे करेंगे कौन सा है? फिलहाल यहाँ पे पूछ रहा है कौन सा वाटर में सॉल्युबल ऑक्साइड है, तो हम लोग मार के आएंगे कैल्शियम ऑक्साइड। सर कैल्शियम ऑक्साइड कैसे? अरे कैल्शियम मतलब चूना, चूना पानी में नहीं घुलता है। तो वही तो पूछ रहा है। हाँ, एक आता है कॉपर ऑक्साइड CuO, क्या तांबा पानी में घुल जाता है? तो कॉपर ऑक्साइड नहीं घुलता है। ZnO क्या, एम्फिटोरिक ऑक्साइड, तो ये नहीं घुलेगा। ठीक है, अब आते हैं ये बेसिक ऑक्साइड, जिसके साथ एसिड जुड़ा रहा है तो एसिडिक ऑक्साइड, बेस जुड़ा रहा है तो बेसिक ऑक्साइड। बेसिक ऑक्साइड पता है किसको कहते हैं? अगर कोई मेटल है उसके साथ जो ऑक्साइड जुड़ा रहेगा तो उसको कहेंगे बेसिक ऑक्साइड। अगर कोई नॉन मेटल है उसके साथ ऑक्सीजन जुड़ जाएगा तो उसको कहेंगे एसिडिक ऑक्साइड। तब बेसिक ऑक्साइड भी जल में घुलता है, तो इसके बारे में क्या चीज़ सही है? तो बोल रहा है क्या सभी बेसिक ऑक्साइड पूरी तरीके से पानी में घुल जाएगा? सभी नहीं होता है, कोई भी बेसिक ऑक्साइड नहीं पानी में घुलता है। ऐसा भी नहीं कि कोई भी नहीं घुलता है, कुछ ही बेसिक ऑक्साइड पानी में जाके घुलता है, जैसे सोडियम, पोटासियम, ये सब घुलता है जाके पानी में। सोडियम पोटासियम जाके घुलता है पानी में। ठीक है, जैसे Na2O सोडियम, K2O पोटासियम ऑक्साइड, तो ये सब जाके पानी में घुल जाएगा। तो ये आप पढ़ाए हाँ, थे एसिड बेस वाले चैप्टर तुम्हारे में भी था ना। में। हाँ, तो कौन सा जल में सॉल्यूबल होता है? घुलना को क्या बोलते हैं? सॉल्यूबल। कुछ बेसिक ऑक्साइड सर, सभी नहीं। कुछ एसिडिक ऑक्साइड सर, सभी नहीं। लेकिन एक होता है एम्फिथोरिक ऑक्साइड, भी पढ़ाए थे।
एम्फिटोरिक उसको बोलते हैं जो एसिड से भी रिएक्शन कर जाए, बेस से भी रिएक्शन कर जाता है, मेटल भी रहे और नॉन मेटल से भी रिएक्शन कर जाए, उसको एम्फिटोरिक ऑक्साइड बोलते हैं। तो वो किसी से भी न इधर का रहा न उधर का रहा था पानी में कैसे घुलेगा। एम्फिटोरिक ऑक्साइड जो रहता है वो पानी में नहीं घुलता है, सब एग्जाम्पल याद कराएंगे, ठीक है, नहीं घुलता है। ये उल्टा जब पानी के साथ रिएक्ट करता है, जब रिएक्शन होता है ना एम्फिटोरिक ऑक्साइड का, तो एसिड और बेस के साथ दोनों के साथ रिएक्ट कर सकता है ये ऑक्साइड। जब एसिड के साथ या बेस के साथ रिएक्ट करेगा ना तो ये उल्टा पानी में घुलेगा, क्या उल्टा पानी देता है और नमक बनाता है एम्फिटोरिक ऑक्साइड। इस कारण जो है एम्फिटोरिक ऑक्साइड तो बिल्कुल ही पानी में नहीं घुलेगा। जैसे जेडएनओ देखा ना, तो जेडएनओ एम्फिटोरिक ऑक्साइड का एग्जाम्पल है। अभी तुमको एग्जाम्पल याद नहीं होगा लेकिन समझ तो आ रहा है ना बात। अब जो है यहाँ पे जेडएनओ मतलब सर जिंक ऑक्साइड। अब है क्या सभी बेसिक ऑक्साइड जल में घुलनशील होते हैं? अभी तो बताएं सर नहीं होता है। कौन कौन होता है? सोडियम ऑक्साइड पानी में घुल जाएगा, सोडियम। पोटासियम भी पानी में घुल जाएगा। कैल्शियम ऑक्साइड चूना में पानी, अभी तो इसका एग्जाम्पल पूछा था तो यहीं से पूछा था, ये सब हो जाएगा। कौन कौन नहीं घुलता है? तो कॉपर ऑक्साइड, क्या कॉपर घुल पाएगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड ये भी नहीं घुल पाएगा। अब Fe2O3 आयरन ऑक्साइड, आयरन क्या पानी में घुल जाता है? आयरन मतलब लोहा, नहीं ना, तो ये भी नहीं होगा। इसी के बारे में तो आप क्वेश्चन भी पूछ रहा था, FeO ऑप्शन था, तो ये नहीं घुलता है। फिर आते हैं यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं कि कौन सा जो है, कौन एसिडिक ऑक्साइड, कौन जो एसिडिक ऑक्साइड या बेसिक ऑक्साइड जल में घुलनशील होता है। तो बेसिक मेटल ऑक्साइड, मेटल के साथ जो ऑक्साइड जुड़े उसको क्या बोलते हैं? बेसिक ऑक्साइड। बताए ना सोडियम वाला घुल जाता है। याद है सोडा पानी पीते हैं हम लोग, तो सोडा उसमें घुला रहता है तब ना पीते हैं सोडा पानी। पोटेशियम ऑक्साइड भी, ये कैसे याद रखें? तो पता है इसे याद करते हैं, पोटा में भी पानी रहता है आदमी का, तो इसी ट्रिक से तो घुल जाता है। कैल्शियम ऑक्साइड बताया चूना पानी वाला, ठीक है ना। बेरियम ऑक्साइड ये भी पानी में घुल जाता है, BA वाला, BaO कैसे याद करेंगे? तो BaOH होल का ट्वाइस बेरियम, ऐसे याद। बेर है, बेर है, बेर खाते हैं नहीं, बेर, वो ई वाला बेरियम नहीं, दूसरा बेर, वैसे याद कराने के। बेर पानी में घुल जाएगा ऐसे रस बना के, तब घुल जाएगा, इसे याद करा। लेकिन क्या कॉपर ऑक्साइड घुलेगा? नहीं ना। अच्छा कौन सा एसिडिक नॉन मेटल ऑक्साइड जो कि पानी में घुलता है? सल्फर वाला ऑक्साइड घुल जाता है पानी में। अरे सल्फर मतलब क्या? सल्फर ऑक्साइड मतलब एसिड, एसिड पानी में घुलता नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड घुल जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड बताए थे कि पानी में भी स्टोर किया जाता है एक बार। फिर से उसके बाद नाइट्रोजन ऑक्साइड, तो ये भी घुल जाएगा। नाइट्रोजन ऑक्साइड भी जो होता है ये घुल जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एम्फिटोरिक ऑक्साइड उसको बोलते हैं जो कि एसिड के साथ भी रिएक्ट करे पानी के साथ। Al2O3, 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 तो ये क्या है? एम्फिटोरिक ऑक्साइड है, तो ये पानी में नहीं घुलेगा। जेडेनो ये भी एम्फिटोरिक ऑक्साइड, ये पानी में नहीं घुलेगा। यही तो पूछा था एग्जाम में, जेडेनो घुलता है कि नहीं, तो नहीं घुलता है। उल्टा ये सब देखो पानी में घुलने की जगह क्या दे रहा है? साल्ट दे रहा है, पानी ये बना दे रहा है। घुलेगा क्या? उल्टा ही पानी बनाता है। ये देखो घुलेगा क्या? उल्टा ये पानी बना रहा है। फिर लेड ऑक्साइड ये भी एम्फिटोरिक है, HNO3 नाइट्रिक एसिड, ये जब इसके साथ रिएक्शन करता है लेड ऑक्साइड, ये भी एम्फिटोरिक है। तो ऐसे याद करते एक बार, शंकर पार्वती जाल एम्फिटोरिक है ये सब, तो ये सब पानी के साथ नहीं रिएक्ट करेगा, ठीक है, याद हुआ ना। अच्छा और क्वेश्चन बताते हैं, अब ये तुमको बताना है इसमें से कौन सा ऑक्साइड है जो पानी में सॉल्यूबल है? CO बताए थे ना, सोडियम वाला सॉल्यूबल, ये तो एम्फिटोरिक है, नहीं होगा। ये कॉपर ऑक्साइड है, कॉपर नहीं घुलता, आयरन नहीं घुलता। समझ में आ गया ना, तो यही सही था। फिर ये बाद में देखा जाएगा, ये भी हम बाद में कभी सिखाएंगे। ये पर बुक में था ना, लेकिन कौन बड़ा कौन छोटा से जाना होता था, आता है। हाँ एलसीएम लेके, बिना एलसीएम का थोड़ा तेजी में। अच्छा चलो यहाँ पे झारखंड में है ना एक घाटशिला है, घाटशिला नाम का जगह है, तो कौन से मिनरल प्रोडक्शन के लिए फेमस है? मिनरल प्रोडक्शन मतलब, मिनरल मतलब खनिज जो ज़मीन से नीचे से निकलता है, जैसे अभी बताए थे ना। आज कौन सा खनिज बताए तुमको? प्रोडक्शन मतलब उत्पादन, क्या बताएं? कौन सा खनिज बताए हैं? टाइटेनियम, बरस टूथपेस्ट में रहता है उसका, इल्मेनाइट रूटाइल, वो सब। तो जो बताए हैं
कि झारखंड में घाटशिला खनिज जो किसके लिए फेमस है, बताओ। माइका के लिए। अबरक को बोलते हैं माइका। माइका से क्या हो रहा था, दांत चमक रहा था, नहीं उसके लिए नहीं है। झारखंड में माइका फेमस है, लेकिन उसका एक क्षेत्र है कोडरमा। मिक्का पी का ड्रामा कैसे याद कराते हैं। तो लेकिन यहाँ पे बोल रहा है घाटशिला नाम का एक जगह झारखंड में, वो किसके लिए फेमस है, बॉक्साइट के लिए नहीं, तांबा के लिए। तांबा होता है ना, कॉपर, यहाँ पे घाटशिला नाम की एक जगह पे बहुत मिलता है। ऐसे हम लोग देख ले रहे हैं कि तांबा कहाँ कहाँ मिलता है भारत में। तो ये देखो, घाटशिला जो है ना, यहाँ पे तांबा मिलता है पूरे देश में। ये यहाँ का तांबा क्या है, कॉपर फेमस है। अच्छा बताओ, कॉपर का जो ऑक्साइड बनेगा वो पानी में घुलनशील है? नहीं। भारत का जो पहला षड्यंत्र का नाम, मतलब षड्यंत्र मतलब क्या होता है कि स्टेशन इसका प्रोडक्शन करेगा ना, स्टील बनेगा, बहुत चीज़ बनेगा। तो भारत का जो पहला तांबा गलाने वाला जो कारखाना लगा ना, वो जिसको इंग्लिश बोलेंगे कॉपर स्मेल्टर प्लांट। प्लांट को क्या बोला जाता है, यही स्टेशन बोला जाता है जहाँ पे सब होता है। वो प्लांट दूसरा गया, प्लांट दूसरा हो गया, यहीं पे लगा था तांबा गलाने वाला, घाटशिला में। HCL है, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड कंपनी है, ये यहीं पर है, ठीक है। फिर से आपको बता रहे हैं कि माइका फेमस है झारखंड में, लेकिन कोडरमा जिला में। बॉक्साइट भी है झारखंड में, लेकिन ये लोहार दंगा जिला में। एक बार याद कराते, लोहार से दंगा कर लिया बॉक्सिंग करके, ठीक है। तो ये है घाटशिला क्या चीज़ के लिए फेमस है, तांबा के। और सब देश में तांबा कहाँ कहाँ मिलता है, तो MP का एक मलाजखंड नाम का डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर मिलता है। राजस्थान का खेतरी में, कोलाहिन में, ये सब जगह मिलता है तांबा। झारखंड में कहाँ मिलता है, मूसाबानी घाटशिला नाम की जगह पे। फिर ये थोड़ा नीचे गुंटूर जिला में आंध्र प्रदेश के, यहाँ भी मिलता है तांबा थोड़ा सा। यहाँ पे देखो, गगनयान प्रोजेक्ट है, गगनयान का नाम सुना है? यहाँ पे है ना, अंतरिक्ष में 4 लोगों को इस मिशन के तहत बैठा के भारत भेज रहा है अंतरिक्ष में। अभी लॉन्च नहीं हुआ है, लॉन्च होने वाला। उसमें कौन कौन सा आदमी जा रहा है, एक शुभंकर शुक्ला जा रहा है, कैप्टन नायर जा रहे हैं रिसर्च करने, फिर से अजीत कृष्णन जा रहे हैं, ठीक है। चलो गगनयान के बारे में थोड़ा हम तुमको दिखाई दे रहे हैं। गगनयान में इंजन का नाम क्या है जिसे भेजा जाएगा, LVM-3, ठीक है ना। अर्थ के लोअर ऑर्बिट में जाएगा, 3 दिन के लिए जाएगा वो लोग रहेगा। कौन कौन जा रहा है 3 दिन के लिए, 3 आदमी, PB नायर, शुभम शुक्ला, शुभांशु शुक्ला और अजीत कृष्णन, ठीक है, अजीत कृष्णन। इसमें से दिया 4 पायलट, लेकिन 3 पायलट ही होगा। अच्छा, भारत में घड़ियाल को कहाँ पे, मुनैरा में, ये हटाओ प्रजनन के। अच्छा ये देखो, ये भी एक सवाल पूछा PGT में कि GS में, कि भारत में जो है राष्ट्रीय पुस्तकालय ने अब कब उसका ओपनिंग हुआ था। राष्ट्रीय पुस्तकालय मतलब क्या, राष्ट्रीय मतलब नेशनल, पुस्तकालय मतलब लाइब्रेरी। एक लाइब्रेरी है सब जगह, पूरे पूरे देश का एक लाइब्रेरी, सबसे बड़ा लाइब्रेरी, उसका उद्घाटन कब हुआ था। तो सुनो, तुमको नहीं पता है ना, तो 2 चीज़ कर सकते हो उसमें ट्रिक से। सबसे बड़ा वाला डेट काटो और सबसे छोटा वाला डेट काटो, एकदम क्लोज ऑप्शन दिया है। 38 कट गया, 37 कट गया, कौन बच गया, 36। तो ये आंसर हो गया। तो एक ट्रिक से बताए हैं कि जब भी नंबर दिया रहा है तो बड़ा नंबर को काटेंगे, छोटा नंबर जो बच गया वो चांस ज़्यादा होता है। हम लोग को तो अभी पता, तुम लोग को तो नहीं बताया था, लेकिन तुमको बता दिए। एग्जाम में भी कभी आएगा ना, चुनना कैसे करना, ऐसे हम याद करा दे रहे हैं। कलकत्ता में खुला था ये। ऐसे भी लाइब्रेरी से क्या है, 36 का आंकड़ा है, कभी जाने का मन नहीं करता है, लेकिन लाइब्रेरी में जाने का मज़ा करता है ना, स्कूल में लैब होता है तो, ठीक है। 36 का आंकड़ा, ठीक है। इसका नाम चेंज करके फिर चेंज कर दिया गया, कलकत्ता लाइब्रेरी था, अब इंडियन लाइब्रेरी हो गया। भारत में सूक्ष्म बिंदु बस्ती कौन सा है। सूक्ष्म बिंदु बस्ती मतलब कि, शुष्क मतलब क्या होता है, सूखा। बिंदु मतलब क्या है, पॉइंट। बस्ती मतलब क्या होता है, आसपास का जो लोग रहता है वहाँ पे बसता है, सेटलमेंट। कौन सा है, जिसको बोलते हैं हम लोग, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, ड्राई पॉइंट सेटलमेंट। ड्राई पॉइंट सेटलमेंट। देखो 2 तरीके का पॉइंट होता है, 2 तरीके का पॉइंट होता है, कहाँ गया यार। एक होता है ड्राई पॉइंट सेटलमेंट और एक होता है
वेट पॉइंट सेटलमेंट। ड्राई पॉइंट सेटलमेंट नाम है ड्राई, लेकिन ये ऐसा जगह होता है ना जहाँ पे निचला जगह होता है, जहाँ पे पानी ज़्यादा लगने का संभावना होता है। पानी नहीं है, बरसात हुआ, बाढ़ आया, तब पानी वहाँ पे लग गया, जिसके कारण वहाँ पे खतरा बना रहता है। तो ये कौन सा जगह है बताओ, भारत में ऐसा जगह कहाँ पर होगा? तो मुख्य रूप से गंगा ब्रह्मपुत्रा का मैदानी क्षेत्र और डेल्टाई। हम लोग क्या दिखता है, हम लोग गंगा ब्रह्मपुत्रा के प्लेन में ही रहते हैं। हम लोग का जो ज़मीन बना है, ये गंगा नदी लाया, इधर से ब्रह्मपुत्रा नदी आया, इस दोनों के बीच में अपने साथ नदी क्या करता है, बहुत सारा कंकड़ लाता है। क्या करता है, मिट्टी लाते गया ये नदी, बीच में प्लेन बनते गया। इसी में हम लोग आजकल बसे हुए, हम लोग सब कोई बसा हुआ। इसी में क्या हुआ, पहले घास होगा, फिर इसके ऊपर हम लोग का घर है, सबका घर है। तो हम लोग कौन से सेटलमेंट रहते हैं, ड्राई पॉइंट सेटलमेंट में। वेट पॉइंट सेटलमेंट किसको बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं जहाँ पे पानी का कमी होता है। वेट पॉइंट क्या सेटलमेंट किसको बोलते हैं, जहाँ पे पानी का कमी होता है। तो पानी का कमी है, जैसे आज पढ़ा है अरावली का पश्चिमी क्षेत्र, फिर कोयम्बटूर पढ़ाए थे, फिर मद्रास का भी क्षेत्र पढ़ाए थे, ठीक है ना। असर जिसको बाढ़ को क्या बोलते हैं, बाढ़ को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, बाढ़ को क्या बोलते हैं, प्रोन एरियाज, क्या बोलते हैं, प्रोन। डाउट, सूखा को क्या बोलते हैं सर इंग्लिश में, ड्राउट। क्या बोलते हैं, ड्राउट। क्या बोलते हैं, ड्राउट, ठीक है। तो बताओ यहाँ पे क्या पूछ रहा है, ड्राई पॉइंट सेटलमेंट पूछ रहा है ना। ड्राई पॉइंट सेटलमेंट उल्टा है, ये सूखा जगह नहीं है, ऐसा जगह जहाँ पे पानी लगने का संभावना ज़्यादा है। कौन सा एरिया होगा, बाढ़ क्षेत्रों में, ठीक है। ये दोनों अरावली बीकानेर सब में क्या है, पानी का कमी रहता है। ये सब कौन सेटलमेंट आ गया, वेट पॉइंट सेटलमेंट, नाम से एकदम उल्टा है, ठीक है। फिर बिहार का कौन सा ऐसा जिला है जहाँ पे धान मतलब समझता है, चांद पैडी, चावल पैडी बोलते हैं, जहाँ पे उसका खेत ज़्यादा होता है, रोहतास में। यहाँ पे धान गेहूँ ये सब ज़्यादा होता है रोहतास में, ठीक है। तेहरान किस पर्वत पर स्थित है, तो एल्ब्रुज पर्वत पर स्थित है तेहरान, ठीक है। फिर यहाँ देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तुम खुद बना सकता है। अच्छा पढ़ो इतना हिंदी। अच्छा आदमी भी हो सकता है, जिम में आदमी भी तो आता है। मतलब यहाँ पे सवाल पूछा कितना बढ़िया, कौन सा वनस्पति मतलब पेड़ पौधा, जीव मतलब कि जानवर, और आदमी का कारण नहीं है। कारण नहीं है तो इसमें ई खोज ले रहे हैं कि कारण कौन सा नहीं है। नहीं, ये तो कृषिगत ये तुमको लगेगा डाउट कि ये कारण नहीं हो सकता है, लेकिन ये कारण है। यही तो मास्टर पॉइंट है इसमें छुपा हुआ, एक कुत्ता वाला पॉइंट है। एग्रीकल्चर एक्सपेंशन हुआ इसका इंग्लिश, इसका मतलब हुआ खेती का विस्तार करना। तुमको लगेगा खेती कर रहा था, अच्छी बात ना है, इससे कहाँ से जीव में आती हो। अरे होगा नहीं, मान लो कि यहाँ पे पहले कोई जीव रहता था, यहाँ पे हम शुरू से करते हैं, इसी पॉइंट को मेन समझना। यहाँ पे पहले एक जीव रहता था, यहाँ पे एक पेड़ भी रहता था। अब तुम क्या हुआ, शहर यहाँ पे बस गया, उसके बाद क्या हुआ, शहर के थोड़ा अंदर जाओगे तो गांव बसेगा, गांव में यहाँ पे लोग घर बना लिया। अब क्या करेगा, खेती करेगा आदमी, क्या करेगा, खाने के लिए खेती भी तो करेगा, खाने के लिए खेती करेगा। तो खेती किया, ऐसे ही से बढ़ते चला गया, फिर इधर किया, बढ़ते चला गया। तो खेती हुआ तो देख रही है, इसके कारण इसको, ये जो जीव है इसको तो भागना पड़ेगा ना यहाँ से, मर जाएगा, पेड़ कट जाएगा। तो ये कारण है, ठीक है। चराई और जलाने लकड़ियों का एकीकरण, लकड़ी उकड़ी की जमा करने से क्या होगा, कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। लकड़ी पेड़ काटेंगे तभी तो लकड़ी मिलेगा। अब ये जो है तो बृहद पैमाने पर तो इससे कमी हो रहा है, ठीक है। बोल रहा है क्या चाहिए कि अगर तुम बहुत ज़्यादा पैमाने पर विकास करते हो, विकास मतलब क्या हो गया, यही ना हुआ, गांव से शहर बनेगा तो और तुम अंदर भागोगे। अब जहाँ देखती थी पहले खेत रहता था, वहाँ पे भी घर बन गया, तो जानवर समझो कहाँ कहाँ भागता होगा। तो इससे भी क्या होगा, कमी हो जाएगा। तो कमी होने के कारण ये है, ये भी है, काराकोन नहीं है तो ये नहीं है, बी क्या हो जाएगा, बी, ठीक है। काराकोन नहीं तो क्या आंसर हो जाएगा, बी। समझ में आ गया, BBI पॉइंट वही था पहला वाला, समझना। अच्छा ई तुम बता सकता है यार, 1920 में बिहार प्रादेशिक कांग्रेस कमेटी का स्थापना किसने किया।
राजेंद्र हाँ प्रसाद। बता दिया। हम बताए थे असहयोग ये वही अधिवेशन है जो भागलपुर में हुआ था पहली बार। कब हुआ था? 1920 में। कौन सा सम्मेलन था कांग्रेस का, ये बता दे। जहाँ पे असहयोग आंदोलन को पहली बार समर्थन मिला था बिहार के द्वारा। कौन सा सम्मेलन था? पारा हुआ। अब तुम समर्थन देंगे ही, पारा चढ़ा मुझे। पारा से क्या याद दिलाते हैं? 12वां सम्मेलन था। इसका अध्यक्ष कौन था? राजेंद्र प्रसाद जी। ठीक है, तो ये है, याद हो क्या? ये बताते हैं। और ये हो गया। फिर असहयोग आंदोलन का सबसे पहले समर्थन कौन दिया था? बिहारी दिया था, इसी तो सम्मेलन में दिया था। ठीक है, और ये 12वां सम्मेलन था। और इसमें जो प्रस्ताव कौन रखा था? तो दरभंगा के बाबू धरणीधर प्रसाद और शाह मोहम्मद जुबेर, जुब्बा शनी पार्क वाले। वही तो जाके फाइल रखे थे कि आप लोग जो बिहार में चलेगा असहयोग आंदोलन पूरा देश में चलेगा, इसको क्या कीजिए, सपोर्ट कीजिए। अच्छा, ये जो है क्वाड्रिलेटरल है। ये क्या है? क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल मतलब जानता है? इसको ऐसे बोलते हैं, पढ़ता भी होगा, ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए बी सी डी। इसमें जो दो कोण हैं ए और बी 1 और 2 के अनुपात में, 1 और 2 के अनुपात में, रेशियो में है। तो जब भी रेशियो लिखा रहता है सबसे पहले क्या बताए हैं जिंदगी में? एक्स मानने के लिए 1x, और इसको क्या मान लो 2x। हम लोग जानते हैं क्वाड्रिलेटरल में दो साइड का सम कितना होता है? बताओ, क्वाड्रिलेटरल में दो साइड का सम कितना होता है? 180। बताएं, किसी भी दो साइड का सम करो क्वाड्रिलेटरल में क्या होगा? सॉरी, पैरेललोग्राम में, क्वाड्रिलेटरल नहीं। वो पैरेललोग्राम भी तो क्वाड्रिलेटरल हुआ ना, इसमें भी 4 साइड होता है। तो इसमें एडजेसेंट एंगल का सम क्या होता है हमेशा? एडजेसेंट मतलब सामने सामने वाले एंगल का सम क्या होता है? 180। यहाँ से x का वैल्यू निकाल देगा, तो वही पूछ रहा है। तो 1x का वैल्यू क्या आ गया? 60। 2x का पूछेगा तो क्या आ जाएगा इसका वैल्यू? 120। बस इतना याद रखना, ये जो क्वाड्रेटर है तो इस दोनों एंगल का सम कितना होता है? 180। अब ये सिलेंडर है, इसका सी एस ए का वैल्यू क्या होगा? ये तो नहीं पता, 2πr+h। ये भी बाद में। अच्छा, यहाँ पे बोल रहा है कि ये तो बता ही दिए हैं। अच्छा, पराग कोश में होते हैं। पराग कोश मतलब पॉलन ग्रेन्स, ये तुम्हारी बुक में भी है, पॉलन ग्रेन्स। पॉलन ग्रेन्स का कौन सा हिस्सा है? यहाँ पे लिख दे रहे, पॉलन ट्यूब। सॉरी, क्या है? पॉलन ट्यूब। पॉलन ट्यूब होता है ना, पॉलन ट्यूब का कौन सा हिस्सा होता है इसमें से? ओवरी हिस्सा होता है क्या पॉलन ट्यूब का? एक होता है पॉलन ग्रेन्स। कौन हिस्सा होगा इस दोनों में से? पॉलन ग्रेन्स होता है, ओवरी नहीं होगा। कैसे, हम बताते हैं। चलो एक बार फूल का ही पूरा स्ट्रक्चर बता दे रहे हैं। देखो, ये है स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, याद है ना? पढ़ाए थे। ये जो ऊपर में इसे दिख रहा है पीला, एंथर हो गया। ये जो ट्यूब जा रहा है इसे, इसको बोलते थे फिलामेंट। इस दोनों को मिला के क्या बोलते थे? स्टेमन। स्टेमन के अंदर क्या होता था? एंथर और फिलामेंट। ये बॉय वाला पार्ट है फूल के अंदर। और ये जो है दिखाई पड़ रहा है स्टिग्मा, और ये बीच में जो आ गया स्टाइल, और बीच में जो गोल सा दिखाई पड़ रहा है ये ओवरी, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी। ये पिस्टल हो गया, ये फीमेल वाला पार्ट हो गया। ये जो हो गया पेटल, और ये हो गया सेपल। ये जो फूल दिखाई पड़ रहा है इसे पेटल, ये हरा कलर का बाहर दिखाई पड़ रहा है सेपल। ठीक है ना? तो इसमें बताओ, जो इसमें जो है ये जो बोल रहा ओवरी, तो ओवरी तो सर पिस्टल का ना भाग है। अब पीछे पूछ रहा था कि पॉलन ट्यूब का भाग है, पॉलन ट्यूब का भाग है नहीं ना? तो वही चीज़ पूछ रहा है, ऐसे भी सब बताए थे, तो वही पूछ रहा था। ठीक है, यही पूछ रहा था। तो पॉलन ट्यूब में क्या रहता है? परागकोश को क्या बोलते हैं? पॉलन ट्यूब ही बोलते हैं शायद, हाँ वही बोलते हैं। तो पॉलन ट्यूब में क्या रहता है? पॉलन ग्रेन्स रहता है। ठीक है, एक बार बताए थे गरुड़ के पुल में जाएगा, दाना दाना मटर टाइप का मिलेगा पॉलन ग्रेन्स। अब CAA होता है, याद है ना? CAA कानून लागू हो रहा है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल। CAA का नाम सुना है? CAA जैसे भारत में नागरिकता देना है किसी को, तो वो कौन सी इकाई काम करता है? गृह मंत्रालय का अधीन रहता है नागरिकता देना। तुम भारत इंडियन का सिटीजन है कि नहीं, वो कौन देगा? गृह मंत्रालय। कौन देगा? गृह मंत्रालय। ठीक है, इसी में एक होता है
चलो, हाँ ये है, बस 10 मिनट और छुट्टी। हम बताए थे हाइड्रोजन हमारे नेचर में बहुत तरीके का होता है, ग्रे हाइड्रोजन, ब्लू हाइड्रोजन, वाइट हाइड्रोजन, ब्राउन हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन, है ना। तो अभी ग्रीन हाइड्रोजन हम लोग क्या चीज़ से पाते हैं, यहाँ पे इंग्लिश में बता दे रहे, इलेक्ट्रोलिसिस या निर्जलीकरण करके डिहाइड्रेशन या डिहाइड्रोजिनेसिस। बताओ कौन सा होगा। ग्रीन हाइड्रोजन कैसे पाते हैं, टफ है थोड़ा। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, कहीं कहीं तुम नाम सुना हुआ दिख रहा है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर करते थे ग्रीन हाइड्रोजन। ये बहुत सारा हाइड्रोजन कैसे किसको पाते हैं, कौन सा वाला प्रोसेस दिखा दे रहे हैं, एक बार रुक जाओ। बताया गया है, क्या बताया गया है कि पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों होता है। अगर इसमें से ऑक्सीजन को हटा दे, हाइड्रोजन को ले लें, तो हमको हाइड्रोजन मिल जाएगा। इसको करने के लिए प्रोसेस जो चलाते हैं इलेक्ट्रोलिसिस है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग करना है। तो अब ये एनर्जी से चलेगा। अब एनर्जी क्या होता है, अगर रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी से चल रहा है, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी मतलब जैसे सूर्य की रोशनी से, ये सब चीज़ से, जिसको बार बार यूज कर सके, पानी, ये हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर होता है ना, वो सब से चल रहा था, तब कहेंगे ग्रीन हाइड्रोजन। रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी को अच्छा माना जाता है और ग्रीन चीज़ को भी अच्छा माना जाता है, क्योंकि उससे क्या होता है, हमारे इन्वायरमेंट में नुकसान नहीं होता है। फिर न्यूक्लियर पावर, अगर न्यूक्लियर एनर्जी से पार, जैसे यूरेनियम, टाइटेनियम से बॉम्ब बनता है, उस एनर्जी का प्रयोग करके पाएंगे तो पिंक हाइड्रोजन। सोलर एनर्जी, सोलर बल्ब होता है, उसका एनर्जी का प्रयोग करके पाएंगे तो येलो हाइड्रोजन। फिर एक होता है वाइट हाइड्रोजन, कैसे पाते हैं, फ्रैक्चरिंग मेथड से। अब यहाँ ब्राउन और ब्लैक कैसे पाते हैं, तो गैसिफिकेशन से, कोयला का है ना, कोयला का गैस जमा करते उससे निकालते हैं। एक होता है स्टीम मीथेन रिफॉर्मिंग, इसमें क्या होता है कि नेचुरल गैस को है ना, स्टीम नेचुरल गैस होता है जो नीचे से निकलता है, एलपीजी सब, लिक्विफाइड नेचुरल गैस, तो उसमें से स्टीम को पास कराते हैं, स्टीम मतलब भाप। अब यहाँ से हाइड्रोजन निकला, क्या है हमारे पास, नेचुरल गैस है सर, इसमें क्या इसको पास कराएं, स्टीम को, स्टीम को कराएं तो यहाँ पे हाइड्रोजन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड निकला। अब क्या करेंगे, अगर ये कार्बन डाइऑक्साइड हवा में चला गया, इसको रिलीज कर दिए तो ग्रे हाइड्रोजन बनेगा। अगर ये कार्बन डाइऑक्साइड को तुम लिए, कैप्चर कर लिए, इसको लेके मान लो पानी में भी तो छोड़ सकते हैं, बताए थे, तब बनेगा ब्लू हाइड्रोजन। पानी में जाएगा तो पानी ब्लू होता है ना, तो ब्लू हाइड्रोजन। डस्ट कैसा होता है, ग्रे होता है ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड उड़ गया तो ग्रे हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये है। ग्रीन हाइड्रोजन किससे पाते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस से, यानी बताए थे ना 3 प्रकार का। इसमें क्या होता है, ये सबसे अच्छा होता है। ग्रे हाइड्रोजन में क्या होता है, स्टीम मेथड, एक होता है स्टीम मेथड रिफॉर्मिंग ग्रे हाइड्रोजन में। इसमें बताए थे ना कि जो नेचुरल गैस होता है उसको क्या चीज़ पास कराते हैं, स्टीम। इसमें से जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, हाइड्रोजन भी निकला प्लस कार्बन डाइऑक्साइड निकला, अगर इसको हवा में छोड़ देते हैं तो कौन सा चीज़ निकलता है, ग्रे हाइड्रोजन, और उसको कैप्चर कर लेंगे तो ब्लू हाइड्रोजन। तो ब्लू हाइड्रोजन क्या है, कार्बन कैप्चर टेक्निक पे काम करता है। उसको अगर कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोरेज कर लिए, अब बताए थे कार्बन डाइऑक्साइड पानी में घुलनशील है, तो पानी में लाके उसको स्टोर कर दिए तो ब्लू हाइड्रोजन। कैप्चर करके कहाँ रखेंगे, घर ले जाएंगे, पानी में रखेंगे। ब्राउन या ब्लैक हाइड्रोजन कैसे पाते हैं, गैसिफिकेशन से। क्या होता है, गैसिफिकेशन से, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड बहुत निकलता है। पिंक हाइड्रोजन न्यूक्लियर पावर प्लांट से, बताए थे, जिससे बॉम्ब बनता है उससे पैदा करेंगे, ठीक है। इसमें इसमें भी जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, इलेक्ट्रोलिसिस जो भी करेंगे उसमें कार्बन डाइऑक्साइड है ना कम ही निकलता है, तो इसमें कैप्चर रिलीज करने का बात आता ही नहीं है, ठीक है। ये हो गया, तो ये हो गया। अब बताओ इसमें जो हाइड्रोजन कोई भी तरीके का उत्पन्न कर रहे हैं, तो क्या ये सब का नाम सुने हो, इलेक्ट्रोलिसिस ही ना सुने हो सिर्फ, तो ये होगा। या गैसिफिकेशन सुने थे, तो गैसिफिकेशन से कौन सा हाइड्रोजन पा रहे थे, गैसिफिकेशन करके ब्राउन और ब्लैक, कैप्चरिंग करके, एक कैप्चरिंग था, एक कैप्चरिंग करके कौन सा, ब्लू, और रिलीज करके कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करके ग्रे या ब्राउन, ठीक है। अब यहाँ पे है ब्लू हाइड्रोजन कैसे करते हैं, तो स्टीम मेथड रिफॉर्मिंग, इसमें कार्बन कैप्चरिंग शामिल होता है।
गैसिफिकेशन करके क्या, नहीं ना। तो ये बी। ग्रे हाइड्रोजन की तुलना में ब्लू हाइड्रोजन क्यों पर्यावरण के लिए अच्छा है? कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, बेकार गैस है, वातावरण में कम रहना चाहिए। तो ग्रे हाइड्रोजन में तो हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड ऊपर छोड़ देते हैं, ब्लू हाइड्रोजन में क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड खराब गैस है। उसका मात्रा वो ठीक है, लेकिन उसका मात्रा ज़्यादा बढ़ जाए तो वो खराब है, ठीक है। तो ये याद रखेंगे। ये CO2 को क्या करेंगे, पानी में कैप्चर कर लेते हैं, ठीक है। क्या, अच्छा ये बताओ, एक चीज़ बताए थे कि पिंक हाइड्रोजन जो निकलता है, बनाते हैं क्या चीज़ बनाते हैं, न्यूक्लियर पावर से, तो क्या इसमें कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है? नहीं ना। पहले 3 मेथड बताए थे, ये कहाँ चला गया, एक सेकेंड। पहला 3 मेथड बताए थे, ये इलेक्ट्रोलिसिस से, ये रिन्यूएबल, ये सब में एक भी कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है क्या? नहीं। येलो, पिंक, ग्रीन में नहीं निकलता है। यहाँ पर फिर से ये कौन सा जो तकनीक है जो मरे हुए आदमी को भी जिंदा दिखा देगा? AI, चैटबॉक, डीप फेक का नाम सुना है? डीप फेक में है ना, मतलब एकदम तुम्हारे जैसा वीडियो बना देगा, लगेगा तुम ही कर रहे हो, ऐसा। अच्छा यहाँ पे यही है, साइमन कमीशन का गठन का घोषणा कब हुआ था? 8 नवंबर 1929, 8 दिसंबर 1927, ये छोड़िए। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? 1934, बताए थे, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, ठीक है। लेकिन बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? 1931, याद रहेगा, 30 नहीं 31, 30 में तो सविनय अवज्ञा हो रहा था। तो यहाँ पे यही दिया है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ? 31 में, क्योंकि 30 में तो सविनय अवज्ञा आंदोलन ये सब चल रहा था। फिर से यहाँ पर है, प्राकृतिक संसाधन जो हमारा जो नेचुरल रिसोर्स है उसको बचाना जरूरी कि नहीं? उसके लिए अफ्रीका में सम्मेलन हुआ। सर अफ्रीका में ही हुआ, अफ्रीका के अल्जीरिया में हुआ। दुनिया का सबसे बड़ा फॉरेस्ट का नाम क्या है? अमेजोन फॉरेस्ट, उसी के नाम पे अमेजोन कंपनी है। तो वहीं पे आयोजित किया गया, कब? 1980 में। लेकिन एक सर 1980 में कब कब हुआ था? तुम ट्रिक लगा सकते हो, बताओ, ट्रिक लगाओ, वो वाला ट्रिक बताए थे डेट सुनने का। हाँ, काटो, सबसे बड़ा डेट कट कौन सबसे बड़ा डेट? ये कट हो गया। सबसे छोटा डेट? सबसे छोटा 1960। बच गया ये दोनों ये सर। दोनों में से अभी दोनों में से कौन होगा? 1980। 1968, ये सही है। फिर भी तुम काट दिया ना, दो तो बच गए, बाकी किस्मत की, पर हर एक चीज़ हो जाएगा क्या? ये हो गया, ठीक है। अब चलो क्वेश्चन, हमारे शरीर में ऐसा कौन सा ऐसा पार्ट है जो बैलेंस बना के रखता है? सेरेबेलम याद है, दिमाग में रहता है, बैलेंस बनाएगा, तो ये ठीक है। इसमें दिक्कत हो जाता है कान और पसली, पसली का कोई रोल नहीं बैलेंस बनाने में, मतलब क्या होता है? पीठ का हड्डी। ओ, कान का काम है बैलेंस बनाना, पता है तुमको? कान का काम कान है। काट भी देखे तो आदमी जिंदा रहेगा, बस बैलेंस बनाने का काम करता है। कैसे? सुनाई देगा लेकिन बस बैलेंस बनाने का काम करता है, तो ये भी धुंध हो जाएगा। कैसे कान में, तो बताते हैं। जो कान का अंदर का हिस्सा है ना, इसके अंदर तुमको वेस्टिबुलर नाम का सिस्टम पाया जाता है। कौन सा? वेस्टिबुलर नाम का सिस्टम। इसमें जो मौजूद होता है ना, से एक ऐसे कैनाल्स टाइप का रहता है, ठीक है। और इसमें लिक्विड चीज़ रहता है, मतलब कि मान लो कि लिक्विड चीज़ है तो भारी होगा, तो जिधर तुम हल्का होगे ना वो दूसरे तरफ जाके भारी कर देगा, जाके तुम बैलेंस। तराजू कैसे होता है? हाँ, जिधर हल्का है उधर भारी चढ़ा दो, हाँ समझ। तो वही चीज़ है, जिधर तुम हल्का हो गए उधर ही चला जाएगा, ढुलुक जाएगा। समझ में आ रहा है? सेमी सर्कुलर कैनाल्स होता है जिसमें ये चीज़ होता है, तो ये चीज़ हो गया। अच्छा, कौन सा नदी जो है भारत और नेपाल के बीच सीमा बनाती है? ये तो तुम बता सकता है। कोसी नहीं, गंडक। बहता है लेकिन नहीं। गंडक भी नहीं, गंडक तो यहाँ पर भी है। काली नदी, क्या? काली नदी, ये काली नदी भारत नेपाल के बीच सीमा बनाती है, ठीक है। देखो काली नदी पता है कहाँ से निकलती है? काली नदी को तो सबसे पहली बात ये नाम याद रखे, इसको शारदा नदी भी बोलते हैं सर। कौन नदी? शारदा। ये जो है उत्तराखंड से निकलती है, निकलती भारत से ही है, लेकिन भारत और नेपाल बहते हुए चली जाती है नेपाल में भी। इसका भारत और नेपाल के बीच सीमा बनाती है, ठीक है। इसका प्रमुख सहायक कौन है? धौली गंगा, ये सब चीज़ है। सुगौली नाम सुना है? सुगौली,
ट्रीटी ऑफ सुगौली इसी नदी के आसपास हुआ था 1816 में। ठीक है। वाइट वाटर राफ्टिंग, अच्छा ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है। प्राचीन काल में सदानीरा नदी किस नाम का है? सदानीरा किसका नाम था? सदानीरा गंडक। अरे सर गंडक अभी तो आप बताए हैं। सदानीरा ना गंडक का नाम है। हम काली नदी का नाम क्या बताएं? शारदा। शारदा। कंफ्यूजन नहीं होना है। ठीक है। शतपथ ब्राह्मण के अनुसार कौन सी नदी प्राचीन काल में कौशल और विदेह राज के बीच बहती थी? एक मतलब ग्रंथ है, उसमें लिखा है कि दो पंजराज था, एक कौशल और एक विदेह राज। इस दोनों में झगड़ा होते रहता था, इनके बीच में नदी बहता था शारदा। ठीक है। शारदा। हाँ शारदा नदी। गंडक। हाँ गंडक। एक और चीज़, भारत और नेपाल की सीमा पे कौन सी नदी है? शारदा नदी है, जिसको काली नदी बोलते हैं। मेची नदी भी बहता है दोनों की सीमा पे। फिर भारत और बांग्लादेश की सीमा पे ब्रह्मपुत्र है, तो पता ही है। तीस्ता भी पता है। फेनी नदी क्या है? त्रिपुरा में बहता है, ये याद रखोगे। फेनी त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच। याद एक चीज़ पढ़ाए थे कि कौन सा ऐसा भारत का स्टेट है जो बांग्लादेश तीनों तरफ से घेरा हुआ है, पूरा पूरा त्रिपुरा को पूरा पूरा ताला लगा कर तल्ला। फेनी नदी है वो बहता है वहाँ पे। कुशिनारा नदी असम और बांग्लादेश के बीच बहता है, सीमा बनाता है कुशिनारा। कालादान नदी ये भारत और म्यांमार के बीच है। कालादान नदी ना मिजोरम में बहता है और म्यांमार के बीच सीमा बनाता है। कैसे याद रखोगे? काला काला दाना हो गया, मजा आ गया। किसी और को काला काला दाना हो गया, मजा आ गया। तो मिजोरम और इसके बीच में सिंधु तंत्र तो पता ही है, पाकिस्तान और हम लोग के बीच में। इसको लेके जल विवाद भी हो गया था हमेशा। ठीक है। तो किसके किसके बीच में कौन सा नदी बता है बॉर्डर, ये बता दिए। ठीक है। फिर डम्बूर बांध कहाँ पर है? गोमती नदी पर बना हुआ है डम्बूर बांध। डम्बूर झील मिजोरम के आसपास है। हो गया, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये। चलिए खत्म। इसमें बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है कि ये भी पीजीटी बिहार का जो भी पूछा था टीआरई 3 में, जीएस में पूछा था ये, कौन सा गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह में सहयोगी थे? बिरसा मुंडा हो गए क्या? नहीं, राजेंद्र बाबू तो थे ही। राजेंद्र बाबू तो होंगे ही। अब आदमी को लगेगा सत्यनारायण सिन्हा भी होंगे। अरे सत्यनारायण सिन्हा नहीं, नाम मिलता जुलता दे दिया एग्जामिनर, बहुत खच्चर है। अनुग्रह नारायण सिन्हा थे, सत्यनारायण सिन्हा नहीं। चलो दिखा भी दे रहे हैं। अनुग्रह नारायण सिन्हा थे, सत्यनारायण सिन्हा नहीं। राजकुमार शुक्ल थे, राजेंद्र प्रसाद थे, जेबी कृपलानी थे, अनुग्रह नारायण सिन्हा थे, ब्रजकिशोर प्रसाद थे, मजरूल हक थे जिनके यहाँ रुके थे, महादेवी देसाई थे जो गांधी जी के सचिव बने, नरहरि पारेख, ये टीआरई में ऑलरेडी पूछ चुका है, रामनवमी प्रसाद भी आए थे, और शंभू शरण वर्मा। राम और शंभू दोनों थे, राम प्लस शंभू ये दोनों आए थे, याद रखेगा, राम और शंभू। ठीक है। बॉर्डर माउंटेन जो है कौन किसके बीच में है? ठीक है। बॉर्डर नदी पूछ लिया आपने, बॉर्डर माउंटेन पूछ दें। भारत चीन के बीच काराकोरम श्रेणी, जास्कर हिमालय श्रेणी, नेपाल के बीच कंचनजंगा, सिंघालीला रेंज, याद है ना, पश्चिम बंगाल और नेपाल की सीमा के बीच है सिंघालीला रेंज। पाकिस्तान में साल्टोरो कांगड़ी, लद्दाख का है साल्टोरो कांगड़ी, पीरपंजाल काराकोरम। भारत म्यांमार सीमा पटकाई भूम, अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार की उत्तर पूर्वी सीमा पर स्थित है। नागा पहाड़ियाँ, मिजोर लुसई पहाड़ियाँ, ये सब तो होगा ही। सड़क प्रकाश में उपयोग में, चलिए इससे तुम्हारा काम आएगा ये वाला ज्ञान। इस सड़क होता है, हाँ होता है। सड़क पे लाइट लगा रहता है, पोल। ये हमारा घर, तो एक पोल है, इसके बाद फिर एक पोल होता है, फिर एक पोल होता है, ये हमारा घर है। घर में भी बहुत सारा लाइट होता है। तो बोला जाता है सड़क, यहाँ पे थोड़ा घुमा के बोल दिया। एक्चुअल में पहले एग्जामिनर यही पूछता था कि घर में कौन सा सिस्टम होता है। एक होता है सीरीज, एक होता है पैरेलल। तो कौन सा सिस्टम होता है? सीरीज में क्या होता है, सर्किट ऐसे जुड़ता है, एक है सर्किट, उसके बगल में दूसरा रेजिस्टेंस, फिर दूसरा सर्किट, फिर दूसरा सर्किट। पैरेलल होगा। पैरेलल में क्या होता है, एक ऐसे होता है, फिर एक ऐसे होता है, फिर एक ऐसे होता है। क्यों? पैरेलल में जुड़ा रहता है सड़क पे चाहे घर पे। तो इसको पहले तो रख लो, पैरेलल होगा, सीरीज नहीं होगा इसका आंसर। क्यों? इसमें क्या होता है, साला एगो फ्यूज होगा तो अगले सब फ्यूज हो जाएगा।
इसमें क्या होता है, करंट बढ़ जाता है। क्या होता है, करंट डिवाइड हो जाता है। इसमें क्या ए वो फ्यूज हो गया ये लाइन, तो ये बचा रहता है ना, इसी कारण पता चला घर में वो उड़ा था सब भी उड़ जाएगा, तो इस कारण ठीक है। तो ये चीज़ होता है। द बल्ब्स यूज इन स्ट्रीट लाइटिंग आर कनेक्टेड इन पैरेलल अरेंजमेंट, ठीक है। क्यों होता है कि सभी को इक्वल वोल्टेज मिलता रहे। मान लो कि 220 वोल्टेज है, पैरेलल में क्या होता है कि करंट डिवाइड होता है वोल्टेज, लेकिन क्या होता है उसमें देखो ये ऐसे बनता है ना, ये ऐसे सर्किट, तो इसमें करंट सब में अलग अलग पहुंचेगा। सीरीज में सबको करंट सेम मिलता है, लेकिन इसमें सबको वोल्टेज सेम मिलता है। मान लीजिए कि वोल्टेज सबको सेम मिलना चाहिए ना, 220 वोल्टेज कहीं पे जाएगा, घर में 220 वोल्टेज पहले दिखाएगा। फिर इंडिपेंडेंट कंट्रोल रहता है, अलग अलग स्विच ऑफ रहता है, ठीक है। इसी कारण न तो ये उड़ेगा सब उड़ जाएगा। हमारे शरीर में जब मलेरिया होता है, मलेरिया काटता है आदमी को मच्छर, तो जो कोई भी परजीवी होता है वेक्टर, वो वेक्टर है वो मलेरिया को कहाँ पे लाके जमा करता है। आंसर है पेट, लीवर, स्प्लीन। इस चीज़ में कंफ्यूजन हो सकता है, पेट तो नहीं होगा। अब भी ऐसा इसका आंसर होगा लीवर, लेकिन प्लीन को भी रिसर्च में माना गया है कि वहाँ पे मलेरिया अपना जो जर्क है वो जमा करता है। प्लाज्मोडियम नाम का एक वेक्टर होता है मलेरिया का वाहक, वही लाके करता है। तो इसमें होता क्या है कि मलेरिया जो है उत्पन्न करने वाला परजीवी कौन है, प्लाज्मोडियम है, यानी कि वेक्टर कौन है, प्लाज्मोडियम, जिसका जो लाइफ साइकिल होता है इतना मजबूत होता है कि आदमी में भी चलता है, मच्छर में भी चलता है। मनुष्य में जो परजीवी शुरू में क्या होता है, लीवर में जमा होता है। ये प्लाज्मोडियम कहाँ पे आकर रहता है, पहले लीवर में होता है, जहाँ पे जो है जो ब्लड का जो फ्लो होता है, ब्लड लीवर में आया, अब लीवर से कहाँ जाएगा, ब्लड में जाएगा, लेकिन नहीं, पहले लीवर में रहेगा। लीवर में क्यों ऐसा आता है, क्योंकि अपने आप को और मजबूत करता है, अपने आप को और मल्टीप्लाई करेगा। ये प्लाज्मोडियम इससे बहुत सारा होगा, अब फिर ये जाएगा तब ब्लड में, अपने आप को और मजबूत कर लेता है, तब ये जाएगा ब्लड में, तब आदमी को इन्फेक्ट करता है। इसी का भंडारण कहाँ पे होता है, लीवर में होता है, ठीक है ना। लीवर वाला चरण इस साइकिल इसका महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पे जो परजीवी है स्पोरोजाइट से मेरोजाइट्स में कन्वर्ट होता है। एक स्पोरोजाइट्स क्या होता है, एक चीज़ बनाता है, उससे चला जाता है फिर किस में, मेरोजाइट्स में, तब मेरोजाइट्स किस में चल जाता है, ब्लड में चल जाता है, ठीक है। इसके कारण क्या होता है, इन्फेक्शन लगता है, फिर उसके बाद आदमी को फीवर होता है। अब ये वाला इसको हम हेमोजोइन इज ए टॉक्सिन सब्सटेंस विच प्रोड्यूस बाय द मलेरिया डिजीज। हम पता है मलेरिया काटता है आदमी को, ठंडा लगता है, फीवर लगता है, वो किस कारण लगता है, ये हेमोजोइन नाम का टॉक्सिन सब्सटेंस होता है, इसी कारण होता है। ये कलर पिगमेंट होता है रेड ब्लड सेल का, इसी कारण होता है, ये आरबीसी में ये पैदा बनता है ये, ठीक है। फिर यहाँ पे टॉक्सिन सब्सटेंस रिस्पॉन्सिबल फॉर मलेरिया फीवर क्या होगा, स्पोरोजाइट होगा, मेरोजाइट होगा, हेमोजोइन, यही ना होता है, इसके कारण होता है। इन मलेरिया द प्रोडक्ट रिलीज बाय मॉस्किटो इनटू ब्लड दैट कॉजेज चिल एंड फीवर। किस कारण चिल और फीवर होता है, हेमोजोइन के कारण। Which unique property of Plasmodium makes malaria in a cycle diseases with the periodic fever? Periodic fever मतलब कि क्या ऐसा यूनिक प्रॉपर्टी है प्लाज्मोडियम का जिसके कारण जो मलेरिया में जो साइकिल होता है डिजीज का, उसमें एक फीवर आया फिर फीवर आएगा, फिर फीवर आया फिर फीवर आएगा। क्यों होता है, क्योंकि इसमें आरबीसी जो तुम्हारा है वो खराब होने लगता है, उसमें टॉक्सिन रिलीज होता है। टॉक्सिन कौन है, वही हेमोजोइन नाम का जो सब्सटेंस है वो हमेशा कुछ दिन पे बनते रहता है, इसी कारण आरबीसी को ही इन्फेक्ट करता है, ठीक है। बताया था आरबीसी में एक प्लाज्मोडियम गया, फिर वहाँ से और प्लाज्मोडियम ब्रेक होने लगा। प्लाज्मोडियम इंटर्स इन ह्यूमन बॉडी एज आता कैसे है, स्पोरोजाइट के फॉर्म में। ये तब तक लीवर में रहता है जब ये स्पोरोजाइट किस में नहीं बन जाए, मेरोजाइट में। और जब ये लीवर में विकसित हो जाता है स्पोरोजाइट मेरोजाइट, उसका भी चला जाता है आरबीसी में, हमारे आदमी के आरबीसी में चला जाएगा। ये आरबीसी में जाके क्या बनाता है, हेमोजोइन, जिसके कारण आदमी को बार बार फीवर लगता है। आपका चीज़ समझेगा, रिसर्च करके मानेगा क्या। व्हाट काउजेज मलेरिया, मलेरिया किसके कारण होता है सर, मलेरिया तो होता है मॉस्किटो, दिया नहीं है, और कौन सा मॉस्किटो, एनोफिलिस मॉस्किटो, तो वो वायरस नहीं है, बैक्टीरिया नहीं, फंगी नहीं, प्रोटोजोआ है। एनोफिलिस किसका एग्जांपल है, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ का एग्जांपल है। पी से प्लाज्मोडियम, पी से प्रोटोजोआ। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बिहार विधान परिषद का प्रथम निर्वाचित विधान सभापति कौन है, क्या बताएं। इन 1935 का एक्ट आया, उसके तहत क्या है, बिहार विधान परिषद है,
उसका सभापति बना। राजेंद्र प्रसाद। भारत का ना है, ये बिहार विधान परिषद के बारे में पूछ रहा है, बिहार वाला में। तो बिहार। तो जो सतीश चंद्र बना था ना, बहादुर, जो बहादुर सतीश चंद्र था, ये था आपका मनोनीत। निर्वाचित जो बना था उसका नाम क्या है, शायद राजीव रंजन है। क्या नाम था? राजीव रंजन सिंह। राजीव रंजन सिंह, ठीक है। जो जो तुम बोल रहा है ना राजेंद्र प्रसाद, तो राष्ट्रपति थे। अब वो उस समय बने थे सभापति का, किसका? संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बने। थे। जो हाँ। सतीश चंद्र है वो क्या थे, मनोनीत के तौर पे नियुक्त थे। सतीश बहादुर है, लेकिन इसको मनोनीत किया गया था। इलेक्टेड कौन हुआ था अपना राजीव रंजन भाई, अपना राजीव रंजन भाई, ठीक है। फिर यहाँ पे भारत में क्या टाइडल एनर्जी पैदा होते रहता है वेव के फॉर्म में। तो सबसे बढ़िया टाइडल एनर्जी वाला जगह कौन है? गंगा नदी नहीं है। हाँ, यही कि मन्नार की खाड़ी भी नहीं। मन्नार की खाड़ी कहाँ है? तमिलनाडु के नीचे वाला जगह में। इसी दोनों में से आंसर होता है। कभी एग्जामिनर इसको सही मानता है कच्छ की खाड़ी, कभी खंबात की खाड़ी, ठीक है ना। अब तुम्हारा किस्मत है आंसर किसको मानता है। ऐसे इसमें देख ले रहे, इसमें कच्छ की खाड़ी को माना हुआ है, ठीक है। गल्फ ऑफ खंबात भी है इसे, लेकिन यहाँ पे क्या दिया है एनसीईआरटी के अनुसार, लाइक एनसीईआरटी ज्योग्राफी स्पेशली द गल्फ ऑफ कच्छ को ज़्यादा महत्व दिया गया है। फिर है गर्भ निरोधक, मतलब बच्चा गिरा सकते हो, ऐसे तो यहाँ पे नहीं है अधिकार, लेकिन ये वो देश दे दिया है अभी। फ्रांस। क्यों? फाड़ के बच्चे गिरा दो ऐसे ही दे दिया, नियम निकलते रहता है। अभी ये नहीं, ये तो गलत है, अटेम्प्ट टू मर्डर हो जाता है ना। हाँ। अच्छा, यहाँ पर जो बोल रहा है एक सवाल कि प्रति व्यक्ति वर्ष जल उपलब्धता के आधार पर भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, मतलब हर एक आदमी को कितना जल मिल पा रहा है, इस स्थान के मामले में भारत कितना नंबर देश पर है? 133वां नंबर देश पर है। यानी कि जल बहुत कम मिल रहा है। साला है पॉपुलेशन नंबर 1 पे, यहाँ पे हर एक आदमी को जल क्या मिल रहा है? 3 का तिगड़ा काम बिगड़ा। मतलब हर एक आदमी को लगभग, भारत है जो पूरी दुनिया का मात्र 4% ही जल आदमी यहाँ पे परसिपिटेट मिल पा रहा है पूरी दुनिया का, जबकि पूरी दुनिया का 18% आदमी यहाँ पर है, उसको 4% ही मिल रहा है। रैंक में इसको कन्वर्ट करोगे तो 133 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये तो इसमें से कौन है जो रिवर है वेस्ट फॉलोइंग है, मतलब इधर की ओर गिरता है? ये ऊपर सरस्वती है, नहीं पढ़े, जिसपे कर्नाटक का सब फेमस है। इस पे भारत का सबसे बड़ा वाटरफॉल है जोग प्रपात, महात्मा गांधी वाटरफॉल। सही है। पेरियार भी है केरल का, इधर गिरता नहीं। मांडवी गोवा का इधर भी गिरता है। दमन गंगा, हाँ ये दमन गंगा है। दमन गंगा पहली बार हम पढ़ा ही नहीं, इसी को कह रहा है रे। पेरियार ही सब कितना बार पढ़ा है। यहाँ देखो भादर नदी गुजरात का इधर गिर जा रहा है, सतरंजी नदी है इधर गिर जा रहा है, साबरमती वाला नदी इधर गिर जा रहा है, माही नदी है इधर गिर जा रहा है राजस्थान का, नर्मदा नदी इधर गिर जा रहा है, लूनी नदी भी कच्छ के रन में विलीन हो जाता है, तापी नदी भी इधर आता है गिर जाता है, नर्मदा तापी वेस्ट फ्लोइंग रिवर पढ़ाए, मांडवी नदी पढ़ाए हुए हैं, जुआड़ी नदी ये सब गोवा का है। गए गोवा में जुआ खेले मंडी में। शरावती नदी है, गंगा वेली है, नहीं पढ़ा है। पेरियार नदी है, भरत पहुजा नदी, हाँ भरत पहुजा पढ़ा सबसे लास्ट में। हाँ। तो ये सब इधर गिर जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा नदी खंबात की खाड़ी में नहीं गिरता? अब होता क्या यहाँ पे देखो, दो चीज़ है। ये जो एक होता है गल्फ ऑफ कच्छ, रन ऑफ कच्छ, ये गुजरात का कच्छ है। ये जो जगह है इसको बोलते हैं खंबात की खाड़ी। नीचे में जो जगह है उसको मन्नार की खाड़ी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मन्नार की खाड़ी। कि इधर गिर रहा है खंबात की खाड़ी में बोल रहा है ना, तो खंबात की खाड़ी के याद कराए थे एक लाइन से एक बार। मस्ताना खंबा, ये खंबा क्या है? मस्ताना है, मतलब कि माही नदी, साबरमती नदी, नर्मदा नदी, तापी नदी, कीम, ढांढर, तो ये सब जो है ना गल्फ ऑफ खंबात में गिरने वाला है, मस्ताना खंबा। और सर गुजरात के कच्छ में कौन होता है? तो कच्छ में बताए थे, कच्छ में बहुत सारा नदी जो जाता है बिला जाता है, गायब हो जाता है। लूनी नदी बताए थे, राजस्थान का जो सूख गया। सरस्वती नदी का नाम पहले बहुत होता था, सूख गया। घग्गर नदी भी कई बार यहाँ तक पहुँच जाता है। बनास, लूनी, बनास, सरस्वती, रुपेन, ये सब क्या है गुजरात के कच्छ में जाके विलीन हो जाता है। अब मन्नार में कौन सा गिरता है? मन्नार कहाँ है सर? यहाँ पर है, ये श्रीलंका और भारत के बीच में है जो खाड़ी। तो वेगई नदी, ताम्रपर्णी नदी तो पढ़ाए होंगे, जैसे व्यार नदी, गुंडार नदी सब जो है, ठीक है। फिर यहाँ पे कौन सी नदी है जो भारत के दक्षिण से बहते हुए सीधे मन्नार की खाड़ी में गिरती है? मन्नार की खाड़ी कौन कौन बताए बिना ऑप्शन देखे बताओ? वेगई, ताम्रपर्णी, गुंडई, यहीं पे चुन लो वेगई। फिर है भारत में भी 101वां रामसर स्थल कौन सा बना है?
ये छोड़ो तुमसे, हटाओ, ये बताओ, ये पढ़ा दे रहे वो। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, वो किसको किसको कनेक्ट करता है? तो पर्शियन गल्फ को गल्फ ऑफ ओमान से, फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से। चलो स्ट्रेट हॉर्मुज को दिखाते हैं पूरा। ये है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। यहाँ पे कौन सा देश है सर? यहाँ पे है आपको ईरान। सऊदी अरब। यहाँ पे कौन सा देश है? सऊदी अरब। ये पूरा पीला वाला। यहाँ पर कौन सा है? एमराइट्स कंट्री। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। तो यूएई है। यहाँ पे कौन है? ओमान है। यहाँ पे कौन है? ईरान। यही अभी पंगा चल रहा था, ईरान इजराइल ये सब, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है? एक मुसुंदा प्रायद्वीप है जो फेमस है। ये जो पूरा क्या है, अरब फारस की खाड़ी है। ये क्या है? ओमान की खाड़ी है। और ये जो इसके बाद जो क्या आ जाता है, अरब सागर आ जाता है। कोई भी जहाज आएगा ना, अब इन दूसरों को व्यापार करना है, इधर की ओर भेजना है, चाइना भारत की ओर, इंडोनेशिया की ओर, तो इसी रास्ते से भेजेगा। यही शॉर्टकट रूट है। और इसका लंबाई कितना है? 187। इसका लंबाई कितना है? 187। अब ये इतना कम चौड़ा हो जाता है ना, मतलब 39 किलोमीटर ही रह जाता है कई बार रास्ता। इससे निकलना भी कम पैसेज है। और इतना ही कम रास्ता में 25% दुनिया का ऑयल और पेट्रोलियम क्या होता है? ट्रांसपोर्ट होता है। ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। तो ये है 20 से 25% ट्रांसपोर्ट होता है। समझ में आ गया? हाँ जी। समझ में आ गया? तो यही चीज़ था।